सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट, उसके 5 मार्क्स के प्रीवियस ईयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को इस वीडियो में करने जा रहे हैं डिटेल में। जैसे कि आपको पता है कि सेक्शन ए से आपको 6 क्वेश्चन आते हैं जो कि 5 मार्क्स के होते हैं और आपको कोई भी 4 करने होते हैं एंड 20 मार्क्स का वो स्कोरिंग पार्ट रहता है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको मल्टीपल टाइम रिपीट हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, एंड एट द सेम टाइम हम ये भी देखेंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन आंसर्स हम 5 मार्क्स के अकॉर्डिंगली ही इस वीडियो में करेंगे। तो उस अकॉर्डिंग ही हम करेंगे। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो 15 मार्क्स में भी आ जाते हैं, तो हम यहाँ 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं जो आपको 5 मार्क्स में पूछे गए हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियोस देखते हो तो लाइक करो इसको और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बिकॉज आपके ही रिस्पॉन्स के बेसिस पे इस चैनल पर वीडियोज़ आती हैं। तो हम यहाँ पर अभी फ़िलहाल प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट जो आपका बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है उसके 5 मार्क्स के प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिटेल में करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व किए हैं, तो वो आपको कहाँ मिलेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप उनको देख सकते हो जहाँ पे आपके और भी क्वेश्चन आंसर्स कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, तो प्रॉपर तरीके से हम यहाँ पर देखने वाले हैं। एंड जो इसके नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं, अगर किसी को बाय करने हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक आपको प्रोवाइड किया होगा, आप उसको ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। एंड टेलीग्राम को आपको ज्वाइन कर लेना है, बिकॉज कोई भी वीडियो या अपडेट होती है सबसे पहले उसको वहाँ पे सेंड कर दिया जाता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब आपको कर लेना है, सो दैट आपको जो भी अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स या इसी सब्जेक्ट के 15 मार्क्स के जो सेक्शन बी और सी से आपको बनते हैं क्वेश्चन आंसर्स, वो जब भी वीडियो आएगी तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका जो कि आपको अभी जो एग्ज़ाम हुआ था आपका रीसेंट 2024 में, उसमें आया हुआ है, हाउ इज़ प्रॉपर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट डिटरमाइंड। कह रहे कि कैसे एक जो प्रॉपर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है ना, उसे हम क्या है डिटरमाइन करते हैं। अब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है वो देखेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे क्या है हमें इसे सेट करना होता है, या फिर एक प्रॉपर तरीके का क्या होगा वो कैसे हम जज करते हैं। तो देखो, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, जिसे हम स्पैन ऑफ कंट्रोल भी बोलते हैं। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को हम क्या है स्पैन ऑफ कंट्रोल भी बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एक मैनेजर इफेक्टिवली सुपरवाइज कर सकता है। अब देखो, एक मैनेजर है तो वो कितने जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक टाइम पे इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है। अब देखो, मैनेजर है, हो सकता है वो 3 से 4 लोगों को सुपरवाइज़ कर सके, हो सकता है वो एक टाइम पे 10 से 20 लोगों को क्या है सुपरवाइज़ कर सके। तो ये डिपेंड करता है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कैसे हैं, ठीक है, आपका कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है, आपने ऑलरेडी कितने एक टाइम पे मैनेज किए हुए हैं एम्प्लॉयज़। तो बहुत सारे फैक्टर्स को देख के क्या है इसको सेट किया जाता है कि हाँ भाई, ये वाला जो मैनेजर है इसके अंडर इतने लोग क्या है मतलब ईजिली सुपरवाइज हो जाएंगे। तो बेसिकली हम स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब देखें तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एक मैनेजर अच्छे से हैंडल कर सकता है, सुपरवाइज कर सकता है, गाइड कर सकता है, उन्हें मोटिवेट कर सकता है, ठीक है, उनको लीड कर सकता है। अब मान लो इफ़ अ मैनेजर हैज़ टू मैनी एम्प्लॉयज़। अब फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, एक मैनेजर को बोल दिया कि इतने सारे एम्प्लॉयज़ को आपको क्या करना है, मैनेज करना है, ठीक है, देखना है उनका काम वगैरह। तो हो सकता है कि वो सब पे ध्यान ना दे सके, उसके लिए हार्ड हो जाए गाइड करना, ठीक है, या वो उनको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल ना कर सके। तो कोई तो क्राइटेरिया होगा ना कि हाँ यार, इस मैनेजर को इतने एम्प्लॉयज़ को क्या है सुपरवाइज करने के लिए देना है। तो इफ़ देयर आर टू फ्यू, अच्छा मान लो अब बहुत ही कम एम्प्लॉयज़ दे दिए, तो यहाँ पे होगा क्या कि जो मैनेजर है उसका जो टाइम है और स्किल है वो क्या है अंडर यूज़ रह गया। अब मान लो एक मैनेजर है, वो मतलब 20 लोगों को अच्छे से सुपरवाइज़ कर सकता था, अब आपने उसको 10 दे दिए या 5 दे दिए, तो यहाँ पे क्या है टाइम भी प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं हो पा रहा है, ठीक है, वो इतने टाइम पे ज़्यादा लोगों को सुपरवाइज़ कर सकता था, प्लस उसकी स्किल्स भी आपने अंडर यूज़ में ली है। तो यहाँ पे एक चीज़ आ रही है कि भाई किस बेसिस पे हम क्या है फिर इनको डिटरमाइन करें कि हाँ यार, इस मैनेजर के अंदर इतने लोग क्या इफेक्टिवली मैनेज हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू फाइंड द राइट नंबर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राइट नंबर हम जाने, ठीक है, कि एक प्रॉपर क्या होगा स्पैन। तो इसमें ना हमें कुछ फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, ठीक है, जो कि फिर हम स्टडी करेंगे उसको, तो हमारी हेल्प हो जाएगी कैसे हम एक प्रॉपर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को सेलेक्ट करें। तो देखो, सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि एबिलिटी ऑफ मैनेजर क्या है, जिस मैनेजर के अंडर लोगों को सुपरवाइज करवाना है हमें, वो जो मैनेजर है उसकी एबिलिटी कितनी है। फर्स्टली हमको ये देखना पड़ेगा, इसको रीड करना पड़ेगा, इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो एक स्किल्ड एक्सपीरियंस्ड मैनेजर होता है, डेफिनेटली वो ज़्यादा लोगों को हैंडल कर सकता है। अब आपने देखा होगा कि
उसके पास एक्सपीरियंस होगा, है ना, उसको पता होगा कैसे हैंडल करना होता है, किस सिचुएशन में कैसे करना होता है। तो अगर एक स्किल्ड एक्सपीरियंस्ड मैनेजर है तो वो डेफिनेटली ज़्यादा पीपल को हैंडल कर सकता है ईजीली। अब मान लो एक न्यू मैनेजर है या फिर अभी उसके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो हो सकता है कि वो क्या है कुछ लोगों को क्या कर सके, सुपरवाइज कर सके। ठीक है, तो आपको ये फैक्टर सबसे पहले देखना पड़ता है कि मैनेजर के पास कितना एक्सपीरियंस है। फिर आप देखते हो एबिलिटी ऑफ द सबॉर्डिनेट्स। अब जो मैनेजर है उसने जो सबॉर्डिनेट्स को, जो एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना है, उनकी भी आप एबिलिटी देखते हो। अब मान लो जो एम्प्लॉयज़ को, जिनको उनको सुपरवाइज करना है, जिस मतलब मैनेजर को जिन एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज करना है, अब मान लो वो भी स्किल्ड है ना, प्रॉपर ट्रेंड है, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा सुपरविजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे क्या है, आप ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को भी रख सकते हो एक मैनेजर के अंडर सुपरविजन के लिए। बट अगर मान लो एम्प्लॉयज़ नए हैं या फिर अभी उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई है, तो यहाँ पे कुछ टाइम बाद क्या है, मैनेजर को बार बार गाइड करना पड़ेगा, सुपरवाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर क्या है, आपको मतलब एक जो मैनेजर है वो ज़्यादा लोगों को हैंडल नहीं कर सकता एक टाइम पे। तो ये भी देखो कि जिनको आपको सुपरविजन करनी है, देनी है, वो कैसे हैं, ट्रेंड है, ठीक है, या फिर अभी उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई है। तो ये सारी चीज़ें भी आप देखते हो। फिर है नेचर ऑफ वर्क, काम क्या है जो उन्होंने करना है, वो उसका उस वर्क का नेचर कैसा है। सिंपल और रूटीन वर्क है तो भाई यहाँ पे तो लेस सुपरविजन चाहिए, क्योंकि वो डेली बेसिस पे कर ही रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जो मैनेजर है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ईजिली क्या है, सुपरवाइज कर सकता है। बट अगर मान लो कॉम्प्लिकेटेड वर्क है जहाँ पे ज़्यादा अटेंशन चाहिए, टाइम टू टाइम अटेंशन चाहिए, तो वहाँ पे क्या है, जो एक मैनेजर है वो इतने ज़्यादा लोगों को एक टाइम पे मैनेज नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे कम लोगों को क्या है, वो सुपरवाइज कर सकता है। फिर आप देखोगे ज्योग्राफिकल डिस्टेंस कितना है। अगर जो टीम मेंबर है वो वर्क कर रहे हैं डिफरेंट लोकेशन में, तो भाई फिर वो एक ही टाइम पे इतने सारे लोगों को कैसे सुपरवाइज कर सकता है, तो ये चीज़ भी देखोगे आप। दूसरा है कि अगर मान लो एक ही जगह पे हैं बहुत सारे जिनको आपको सुपरवाइज करना है, तो यहाँ पे आप ज़्यादा लोगों को भी सुपरवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। अब देखो आप कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हो कम्युनिकेशन के लिए, ये भी मैटर करती है। कम्युनिकेशन टूल्स क्या होते हैं, ईमेल्स हो गई, वीडियो कॉल हो गई, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर हो गए। अब अगर ये हैं एक मैनेजर के पास, तो वो ज़्यादा लोगों को मैनेज कर सकता है ईजिली, मतलब ज़्यादा लोगों को क्या है, सुपरवाइज कर सकता है ईजिली, बिकॉज उसके पास प्रॉपर कम्युनिकेशन टूल्स हैं, ठीक है, ईमेल्स वगैरह, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी कंपनी में, वो प्रॉपरली सबको कम्युनिकेट कर देता है, तो वो ज़्यादा लोगों को सुपरवाइज कर सकेगा। बट अगर मान लो प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल्स नहीं है, तो फिर वो इतने सारे लोगों तक कैसे अप्रोच कर पाएगा, तो वहाँ पे फिर वो क्या है, इतने ज़्यादा लोगों को सुपरवाइज नहीं कर सकता। तो ये चीज़ भी आपको देखनी होती है। नेक्स्ट है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप मैनेजर्स यूजुअली क्या है, हैव अ स्मॉलर स्पैन होता है, ठीक है, वो ज़्यादा लोगों को नहीं, मतलब कुछ लोगों को क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, बिकॉज क्या है, उनको प्लानिंग और बिग डिसीजन भी तो देखने होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी क्या है, मैटर करती है। तो इन शॉर्ट अगर हम समरी देखें तो एक प्रॉपर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, ये फिक्स नहीं रहता है, ये टाइम टू टाइम आप चेंज करते रहते हो। आप ये डिपेंड करता है कि भाई मैनेजर की स्किल कैसी है, वो किस टीम को सुपरवाइज कर रहा है, वो देखा जाता है, वर्क का नेचर क्या है वो देखा जाता है, कम्युनिकेशन प्रॉपर सिस्टम वहाँ है कि नहीं ये देखा जाता है, ठीक है। बस ये देखना होता है कि भाई हमारा गोल तो यही रहना चाहिए कि जो मैनेजर है वो अच्छे से गाइड करे, कंट्रोल करे एंड सपोर्ट करे अपनी टीम को इफेक्टिवली, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। होप आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हुआ होगा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है और कैसे आप इसको डिटरमाइन करते हो कि क्या एक प्रॉपर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होगा। तो उसके पीछे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि हमको स्टडी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कंटीजेंसी और सिचुएशनल अप्रोचेस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये आपको बताने हैं, तो स्टार्ट करते हैं इसको। अब देखो जो कंटीजेंसी और सिचुएशनल अप्रोच है ना, वो बोलती है देयर इज़ नो वन बेस्ट वे टू मैनेज, कि कोई एक प्रॉपर तरीका नहीं होता है मैनेज करने का। बेस्ट वे डिपेंड करता है सिचुएशन पे, जैसी सिचुएशन होगी उस अकॉर्डिंग आपको क्या है देखना पड़ेगा। दिस मीन्स, इसका क्या मतलब है, जो सेम मेथड है ना मैनेजमेंट का, ज़रूरी नहीं है कि वो हर सिचुएशन में क्या है सेट बैठ जाए। हो सकता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका ये वाला कंसेप्ट लग रहा है बट दूसरी सिचुएशन में वो सेम चीज़ ना लग रही हो, तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। मैनेजर को देखना होता है हर एक सिचुएशन को अलग अलग, ठीक है, एंड डिसाइड करना होता है कि भाई कौन सा मेथड यहाँ पे या कौन सा स्टाइल क्या है यहाँ पे बेस्ट सूट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आइडियाज़ ऑफ कंटीजेंसी अप्रोचेस क्या है। सबसे पहले है फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट। मैनेजर को क्या है एडजस्ट करना पड़ेगा अपने स्टाइल को, ठीक है, बेस्ड किस बेसिस पे कि भाई व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड देम, कि क्या हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, कंपनी का साइज़ कैसा है, वर्क टाइप क्या है, स्टाफ स्किल्स कैसी हैं, उस अकॉर्डिंगली उसको क्या है वहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर है नो फिक्स्ड रूल, कह रहे जैसे कि अर्लियर थ्योरीज में बोला जा रहा है कि ये करो, बट यहाँ पे मतलब ये करो, ये ही करना है आपको, ठीक है, बट ये बोल रही है कि डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ये वाली अप्रोचेस क्या बोलती है कि इट डिपेंड्स, ठीक है, जैसी सिचुएशन होगी आपको वही अप्रोचेस लगानी पड़ेंगी, वहाँ पे वैसे मेथड्स को लगाना पड़ेगा, वैसे स्टाइल
स्टाइल को अडॉप्ट करना पड़ेगा। थर्ड है इन्वायरमेंट मैटर्स। मैनेजमेंट डिसीजन डिपेंड करता है कि इंटरनल फैक्टर जैसे एम्प्लॉयज़ हो गया, मशीन हो गया, गोल्स हो गए आपके कंपनी के, एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे मार्केट का ट्रेंड है, गवर्नमेंट के रूल्स हैं, कंपटीशन है, ठीक है, इन पे हमारा मैनेजमेंट का डिसीजन क्या है, डिपेंड रहता है। फिर है डिसीजन बेस्ड ऑन कंडीशंस। कह रहे हैं यहाँ पे जो मैनेजर है वो डिसीजन लेता है डिपेंड अपॉन सिचुएशन। सेम मैनेजर हो सकता है किसी मतलब यूज़ करे स्ट्रिक्ट स्टाइल एक सिचुएशन में, ठीक है, बट हो सकता है वो फ्रेंडली स्टाइल को यूज़ करे अनदर सिचुएशन में, ठीक है। तो एग्जांपल है, जैसे कि इससे और आपको क्लियर होगा, सपोज करो एक कंपनी है वो फेस कर रही है स्ट्राइक्स वर्कर के द्वारा जो की जा रही है, तो मैनेजर यहाँ पे क्या है, उसको मतलब लेना पड़ेगा क्विक एंड फर्म डिसीजन सो दैट वो हैंडल कर सके इस क्राइसिस को, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टाइल नीडेड है। बट अगर मान लो सेम कंपनी है, ठीक है, बट इफ द सेम कंपनी इज प्लानिंग अ टीम बिल्डिंग इवेंट, मान लो वहाँ पे टीम बिल्डिंग इवेंट हो रहा है, तो मैनेजर यहाँ पे रिलैक्स रहेगा, फ्रेंडली रहेगा, सबसे अच्छे से बात करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या वैसे वो वहाँ स्ट्रिक्ट था वैसे ही वो सेम सिचुएशन दूसरी सिचुएशन में स्ट्रिक्ट है? नहीं ना। यहाँ पे सिचुएशन के बेसिस पे आपको क्या है, लीडरशिप स्टाइल ये सबको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एडजस्ट करना पड़ता है। तो समरी की बात करें तो जो कंटीजेंसी या फिर सिचुएशनल अप्रोच है, ये हमें ये बताती है कि डिफरेंट सिचुएशन में क्या है डिफरेंट मैनेजमेंट स्टाइल लगता है, ठीक है। एक गुड मैनेजर क्या है, स्टडी करता है सिचुएशन को पहले और फिर उस अकॉर्डिंग क्या है वो बेस्ट एक्शन लेता है। तो होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ MBO। MBO का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये क्वेश्चन आपको मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है, तो इसको आप यहीं पे अच्छे से करो, क्योंकि इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन कितनी बार आया है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इसका कंसेप्ट, इसका टॉपिक आपको अच्छे से करके जाना है, बिकॉज ये 5 और 15 दोनों मार्क्स में आता है। अब यहाँ पे आपको प्रोसेस पूछी है और वो भी 5 मार्क्स में पूछी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है ना, अभी हमने जो 2 क्वेश्चन किए या अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इनमें सबसे पहले आपको डायग्राम भी बनाना होता है। तो जो भी पॉइंटर्स होते हैं इनका आपको डायग्राम भी बनाना ही बनाना है साथ के साथ, ठीक है। तो देखो, जैसे अगर मान लो ये क्वेश्चन आया है, तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले MBO को एक्सप्लेन करोगे, बिकॉज आप उसकी प्रोसेस को एक्सप्लेन करने जा रहे हो। तो सबसे पहले आप इसकी मतलब इसका मीनिंग दोगे, देन जो पॉइंटर्स अभी स्टेप्स हम करने जा रहे हैं वो स्टेप्स का डायग्राम बनाओगे और फिर उन स्टेप्स को क्या है एक्सप्लेन करोगे। तो MBO क्या होता है, MBO मीन्स मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये बेसिकली एक प्रोसेस होती है ना, जहाँ पे जो मैनेजर है और एम्प्लॉय है दोनों इकट्ठे काम करते हैं, इकट्ठे मिल के गोल को सेट करते हैं, एंड फिर हर कोई क्या है ट्राई करता है कि इसी गोल को हमें क्या करना है, अचीव करना है। जैसे एक मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बैठ के गोल को सेट करेगा कि इतना टारगेट को अचीव करना है, एंड फिर दोनों, चाहे वो मैनेजर हो चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो, वो क्या है सारे एफर्ट्स डालेंगे उस ऑब्जेक्टिव को क्या करने के लिए, अचीव करने के लिए, ठीक है। ये फोकस करता है कि भाई क्लियर टारगेट हम सेट करें, प्रॉपर हमारे बीच में गुड कम्युनिकेशन हो, एंड हम क्या है रिजल्ट को अचीव करें, ठीक है, टाइम टू टाइम मेजर करें। इसका मकसद यही होता है कि हमें इम्प्रूव करनी है अपनी परफॉर्मेंस, ठीक है। मेक श्योर करना है कि भाई हर किसी को पता हो उसका काम और क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा, इकट्ठे मिलके हमें यहाँ पे काम करना होता है। अब हम बात करते हैं स्टेप्स इन MBO प्रोसेस। तो बेसिकली प्रोसेस पूछिए, तो सबसे पहले तो यही है भाई, सेट करो ऑर्गेनाइजेशनल गोल। टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि ओवरऑल गोल क्या बनेगा कंपनी का, ठीक है, ओवरऑल गोल क्या है कंपनी का। एग्जाम्पल हो सकता है जैसे इंक्रीज करनी है हमें सेल्स 15% से नेक्स्ट 6 मंथ में, तो ये क्या है एक ऑब्जेक्टिव को सेट कर दिया ऑर्गेनाइजेशन के। अब फिर सेकंड स्टेप है सेट डिपार्टमेंटल और टीम गोल। अब बेस्ड ऑन द मेन गोल, जो मेन गोल है उसके बेसिस पे हर एक डिपार्टमेंट, जैसे मार्केटिंग का हो गया, सेल्स हो गया, ये अपने गोल को क्या है सेट करेंगे कि हाँ 15% से बढ़ानी है, बट अब इसमें हमारा क्या रोल है, हमें क्या क्या करना पड़ेगा, हमें कितना कितना गोल अपना लेवल पे अचीव करना है, तो वो अपने गोल बनाएंगे। एग्जाम्पल, सेल्स टीम सेट कर रही है गोल कि भाई उसे 1000 न्यू कस्टमर्स को क्या है वहाँ तक रीच करना है, कस्टमर्स तक, ठीक है। अब ये हो गया, डिपार्टमेंट ने अपने लेवल पे गोल बना लिए। अब सेट इंडिविजुअल गोल। अब हर एक एम्प्लॉय क्या है अपने मैनेजर के साथ मिलके पर्सनल सेट करेगा पर्सनल गोल्स जो सपोर्ट करेंगे पूरे के पूरे टीम गोल को। एग्जांपल, एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है, हो सकता है उसको टारगेट मिल जाए कि आपको क्या है कॉन्टैक्ट करना है 50 कस्टमर से पर वीक, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट आता है आपका मैच गोल्स विद रिसोर्सेज। आपको ये भी मेक श्योर करना है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास टूल्स, टाइम, ट्रेनिंग हो प्रॉपर तरीके से, सो दैट वो उस गोल को अचीव कर सके। एग्जाम्पल, उनके पास सॉफ्टवेयर होने चाहिए ना, वो प्रॉपरली ट्रेंड होने चाहिए, टीम सपोर्ट होना चाहिए अगर ज़रूरी है तो। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है मॉनिटर प्रोग्रेस रेगुलरली। मैनेजर और एम्प्लॉयज़ है वो चेक करे प्रोग्रेस टाइम टू टाइम, ठीक है। अगर उन्हें लग रहा है कि हाँ यार यहाँ पे हम पीछे रह रहे हैं, तो वो वहाँ पे क्या है फिर चेंजेस लाएँ, इमीडिएटली एक्शंस लें। फिर आता है इवेल्युएट परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द पीरियड। कंपेयर करो जो गोल था एंड जो आपका रिजल्ट आया है उसको,
जैसे क्या एम्प्लॉयज़ ने 50 कस्टमर पर वीक तक रीच किया। फिर नेक्स्ट है रिवॉर्ड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, अगर गोल अचीव हो गए तो एम्प्लॉय को क्या है बोनस, प्रमोशन, रिकॉग्नाइजेशन ये सब क्या है मिलती है उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो समरी की बात करें तो एमबीओ क्या थी, एक प्रोसेस है जो क्या है मेक श्योर करता है हर बंदे को पता हो उसका गोल, वो क्लियरली क्या है उसे मेजर कर सके और एफर्ट इस तरीके से लगाए कि ओवरऑल कंपनी की सक्सेस हो। ठीक है, इससे टीम वर्क बढ़ता है, मोटिवेशन रहती है सब में एंड क्लैरिटी होती है हर एक लेवल पे। तो होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस। ये तो 15 मार्क्स में भी डायरेक्टली बहुत बार पूछी गई है और यहाँ पे भी पूछी गई है। तो यहाँ हम ना 5 मार्क्स के ही अकॉर्डिंग कर रहे हैं, जैसे अभी एमबीओ की प्रोसेस थी तो ये हमने 5 मार्क्स के ही अकॉर्डिंग किया। अगर आपको यही क्वेश्चन 15 मार्क्स में आएगा तो वो अलग आंसर बनेगा उसका। ठीक है, तो वो जब हम सेक्शन बी और सेक्शन सी की वीडियोज़ लाएंगे तो आप वहाँ पे देखोगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, क्योंकि आपके रिस्पांस के बेसिस पे जल्द से जल्द वो वीडियोस भी लाई जाएंगी इसी चैनल पे। ठीक है, तो देखो डिसीजन मेकिंग क्या होती है, ये भी एक प्रोसेस है। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग तो एक प्रोसेस होती है जिसमें ना हमें ये सेलेक्ट करना होता है, ये चूज़ करना होता है कि यार बेस्ट ऑप्शन क्या है। जो हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट चॉइसेस हैं, इसमें से एक बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए क्या ठीक रहेगा। ठीक है, तो इन मैनेजमेंट अगर हम बात करें मैनेजमेंट में तो गुड डिसीजन हेल्प करता है हमारी। अगर मैंने मान लो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, उसमें से अगर आपने बेस्ट को सेलेक्ट कर लिया ना तो ये आपकी हेल्प करेगा सॉल्व करने में प्रॉब्लम, और आप गोल को अचीव कर सकते हो प्रॉपरली। कोई भी जो मान लो आपको कोई ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो उस एक कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए पहले तो आप वेरियस ऑल्टरनेटिव्स देखते हो, उसमें से फिर बेस्ट वन को ही सिलेक्ट करना क्या है प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग है। तो स्टेप्स की बात कर लेते हैं, तो यही डायग्राम आएगा सबसे पहले इसमें, तो आपको वो देखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। अब पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। देखो डिसीजन ले रहे हो तो किसी ना किसी प्रॉब्लम के ऊपर ले रहे होगे या फिर कोई ना कोई चीज़ के ऊपर क्या आप डिसीजन लेते हो। तो आइडेंटिफाई करो सबसे पहले प्रॉब्लम। फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, और या फिर आपको डिसीजन लेना किस चीज़ के ऊपर है, ये चीज़ आप देखोगे। एग्जाम्पल, सेल्स आर फॉलिंग। अब फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक प्रॉब्लम है कि सेल्स ना गिर रही हैं। अब वाई, अब इस ये आपके पास प्रॉब्लम आ गई, अब आप क्या है इसी के ऊपर आपको देखना है। फिर है इन्फॉर्मेशन गैदर करो, कलेक्ट करो उसके रिलेटेड जो भी आपके पास न्यूमेरिकल डाटा मिलता है, पास्ट हिस्ट्री मिलती है कोई, ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है, ये सारा क्या आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। जैसे इसी सेम एग्जांपल में देखें तो आप क्या कस्टमर का फीडबैक देखो, मार्केट का ट्रेंड देखो, कॉम्पिटिटर्स एक्शन देखो। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट आता है आइडेंटिफाई पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स। अब आपके पास उसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे क्या है पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। थिंक ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशंस। इस मतलब कि इस चीज़ को प्रॉब्लम आपने देख ली, ठीक है, उसके रिगार्डिंग आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, अब आप ये देखो कि इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं उसको सॉल्व करने के। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे, मान लो आप नई मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट कर सकते हो अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, या प्रोडक्ट का प्राइस कम कर सकते हो सेल्स को बढ़ाने के लिए, या फिर नया फीचर उसमें ऐड करके उसको फिर से क्या मार्केट में ला सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब आप इनको सबको डिटेल में रीड करोगे, ठीक है, इनके बेनिफिट्स देखोगे, इसके नुकसान देखोगे, एंड कितनी कॉस्ट लग रही है इस पे ये देखोगे, और सबको देखने के बाद जो आपके अकॉर्डिंग, आपके रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग सेट बैठेगा आप उसको सेलेक्ट कर लोगे। तो इवेल्युएट करना है ऑल्टरनेटिव्स को, ऑप्शंस को। इसमें आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखोगे, उनके फ़ायदे और नुकसान देखोगे। आप इसमें देखोगे कि भाई ठीक है मैं मार्केट कैंपेन लॉन्च करूँगा, क्या मेरे पास इतना पैसा है, आप ये देखोगे। ठीक है, अच्छा आपने बोला नया प्रोडक्ट में फ़ीचर ऐड कर देते हैं, अब ये रिस्क फैक्टर है ना, कि ज़रूरी थोड़ा ना बिकी जाए उस नए फीचर के साथ। फिर आप ये देखोगे कि अच्छा मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया तो इसके बेनिफिट कितने मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आप क्या है एक ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो। फिर आपने बेस्ट ऑल्टरनेटिव को क्या है चूज़ कर लेना है, तो उनमें से जो भी आपके अकॉर्डिंग उन सब में बेस्ट होगा वो आप क्या है सेलेक्ट कर लोगे। तो सेलेक्ट करोगे आप ऑप्शन जो आपको बेस्ट रिजल्ट दे रहा है, लीस्ट रिस्क पे, कम से कम रिस्क पे बेस्ट रिजल्ट जो दे रहा है आप उसको सेलेक्ट कर लोगे। एग्जाम्पल, आपने डिसाइड किया कि यार ऑफर करते हैं डिस्काउंट सो दैट कस्टमर अट्रैक्ट हो जाएगा और सेल्स भी बढ़ जाएंगी हमारी प्रोडक्ट की। फिर आपने उस डिसीजन को फाइनली इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है, पुट इनटू एक्शन कर दिया। पुट द चूजन सॉल्यूशन, आपने जो भी क्या चूज़ किया है सॉल्यूशन उसको एक्शन में ले आए। ठीक है, अब रिव्यू करोगे, इवैल्यूएट करोगे कि जो हमारा डिसीजन था वो हमारे मतलब कि फेवर में रहा। तो आफ्टर सम टाइम चेक करो रिजल्ट, ठीक है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई वो डिसीजन लेके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखोगे, और अगर नहीं तो आप क्या है फिर से नया डिसीजन क्या है मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो समरी में देख सकते हो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप होता है जिस जो क्या है मैनेजर को हेल्प करता है। पहले वो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करता है, फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढता है और बेस्ट एक्शन लेता है सो दैट प्रॉब्लम क्या हो जाए सॉल्व। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंट्रोल प्रोसेस। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस आपसे पूछी गई है, तो कंट्रोलिंग वाले चैप्टर से ही आया है।
तो स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपको लाइक करना है, और हाँ, आप अपना फीडबैक कमेंट में दे सकते हो, सो दैट पता लगे कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन चाहिए तो आप क्या है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंट्रोलिंग प्रोसेस बतानी थी। तो देखो कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या है। द कंट्रोल प्रोसेस इन मैनेजमेंट हेल्प करती है आपको ये मेक श्योर करने में कि भाई जो आपने सोचा था और जो आपका एक्चुअल में रिजल्ट आया है क्या वो इक्वल है। इक्वल नहीं है तो डेफिनेटली या तो एक्चुअल रिजल्ट ज़्यादा आ गया या तो एक्चुअल रिजल्ट कम आ गया, तो इसको कहते हैं वेरिएशन या डेविएशन। अब ये वेरिएशन या डेविएशन आई है तो ये तो पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। दोनों से आप सीख लेके क्या है फिर आगे जाके उस अकॉर्डिंगली एक्शंस लेते हो। तो यहाँ पे यही लिखा है कि भाई जो प्लानिंग में आपने सोचा था ये अचीव करना है, क्या वो एक्चुअल में अचीव हुआ है। ठीक है, अगर मान लो नहीं हुआ तो डेविएशन आ रही है ना, तो आप फिर क्या है नेसेसरी एक्शंस लोगे उस टाइम पे, सो दैट अल्टीमेटली जो रिजल्ट है वो ठीक आए। उसको टाइमली क्या है फिक्स करोगे उस प्रॉब्लम को। तो इट इज़ लाइक अ मैनेजर्स वे। ये क्या है एक मैनेजर का वे होता है चेक करने के लिए प्रोग्रेस को। ठीक है, जो उसने बोला था जिस अकॉर्डिंग की हम ऐसे करेंगे, इसमें हमें मेक श्योर करना होता है कि सारी चीज़ें क्या है ट्रैक में चले। तो अब हम करते हैं स्टेप्स इन कंट्रोल प्रोसेस। तो यहाँ पे प्रोसेस पूछी आपको कंट्रोलिंग की, तो वही हम स्टार्ट करते हैं। इसका भी सबसे पहले आप डायग्राम बनाओगे एंड देन इसको फिर एक्सप्लेन करोगे इन पॉइंटर्स को। सबसे पहला पॉइंट है या सबसे पहली स्टेप है सेट स्टैंडर्ड्स। दैट मीन्स एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो उसको आप सेट करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने सेट कर दिया कि भाई इतना हमें अचीव करना है, तो ये आपने एक्सपेक्टेड है आपका ये। ठीक है, तो आपने स्टैंडर्ड को क्या कर दिया है सेट कर दिया है। तो फर्स्टली डिसाइड करो कि आप कौन सा रिजल्ट चाहते हो। ठीक है, इसे ही कहते हैं हम स्टैंडर्ड्स। एग्जाम्पल आपने जैसे बोला हमने प्रोड्यूस करनी है 100 यूनिट्स पर डे। ठीक है, या फिर आपने अपने एक्सपेंसेस को 10,000 से मतलब 10,000 के अंदर अंदर ही रखना है पर मंथ जो भी खर्चा हो रहा है, तो कोई भी आपका क्या है स्टैंडर्ड हो सकता है। फिर आप क्या करोगे, जो एक्चुअल में परफॉर्मेंस आई है आपकी उसको देखोगे। नेक्स्टली आप कलेक्ट करो डाटा और ये देखो कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल चेक करो कि भाई कितनी यूनिट्स आपने प्रोड्यूस की हैं या फिर कितना आपका एक्चुअल में खर्चा हुआ है। अब डेफिनेटली आप कंपेयर करोगे दोनों को, है ना। तो अब कंपेयर करो रिजल्ट की आपने जो एक्सपेक्ट किया था और आपने जो अचीव किया है या फिर एक्चुअल है उसको कंपेयर करो। क्या सच में 100 यूनिट प्रोड्यूस कर दी या खर्चा ज़्यादा तो नहीं हो गया, कम तो नहीं हो गया, ये चीज़ों को आप कंपेयर करो। फिर ऑब्वियसली हो सकता है डेविएशन आ जाए, है ना, वेरिएशन आ जाए। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस अगर अलग है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से तो आप ये देखो कि ये क्यों है। अब देखो हो सकता है आपने 120 यूनिट बना दी हो, ठीक है, या हो सकता है आपने जो खर्चा है वो सिर्फ 8,000 ही किया हो या फिर 12,000 हो गया हो। तो ये क्या है कोई भी डेविएशन आ सकती है, तो इसका वाई आपको ढूंढना है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मान लो 80 यूनिट बनाई है आपने, ठीक है, हो सकता है कि ये मशीन ब्रेकडाउन की वजह से हो, तो आपको रीजंस ढूंढने हैं इनके पीछे के। फिर आपको करेक्टिव एक्शंस लेने हैं, तुरंत प्रॉब्लम को फिक्स करना है सो दैट ये आगे जाके बड़ा वो ना बन जाए। ठीक है, इशू। तो एग्जाम्पल आपने मशीन को रिपेयर किया, ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दे दी स्टाफ को सो दैट उतना टारगेट आपका अचीव हो जाए। तो समरी में हम बोले कंट्रोल प्रोसेस क्या है, हेल्प करती है मैनेजर की मेक श्योर करने में कि गोल्स क्या मेट हो रहे हैं टाइम पे, प्रॉब्लम को तुरंत फिक्स किया जा रहा है और करेक्शंस को टाइमली हम ले रहे हैं। इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्वालिटी प्रोडक्ट की बढ़ने वाली और परफॉर्मेंस आपकी ओवरऑल बढ़ जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेम द वेरियस स्टाइल ऑफ लीडरशिप। तो अलग अलग टाइप की लीडरशिप्स होती हैं, अलग अलग स्टाइल ऑफ लीडरशिप्स होती हैं, तो वही हमने यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो देखो देयर आर सेवरल स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। अलग अलग टाइप की लीडरशिप होती है। हर किसी में हम ये देखते हैं कि कैसे लीडर बिहेव कर रहा है और गाइड कर रहा है अपनी टीम को, है ना। कुछ लीडरशिप स्टाइल में अलग बिहेव किया जा रहा हो लीडर के द्वारा या अपने टीम को अलग तरीके से वो गाइड करता हो, कुछ लीडरशिप स्टाइल में अलग तरीके से बिहेव होता हो, है ना। तो हमने यही देखना है, जिसमें मेन अगर हम बात करें तो सबसे पहली है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। अब ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या होती है, इसमें ना जो लीडर होता है ना वो ही सारे डिसीजन लेता है। एम्प्लॉय को बस वो सारे डिसीजन फॉलो करने होते हैं विदाउट एनी क्वेश्चन। आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, आपको बस ऑर्डर आया, आपको क्या है वो फुलफिल करना है। अब ये कहाँ यूज़फुल होता है, जब इमरजेंसी केसेस हो वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, बट इससे होता क्या है ना, एम्प्लॉयज़ की कोई से नहीं रहती है, वो कुछ नहीं बोल पाते हैं, तो उनका मोटिवेशन डाउन हो जाता है। ठीक है, हमसे तो पूछा ही नहीं जा रहा है ना, हमसे भी व्यू पॉइंट लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। अब डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव लीडरशिप क्या होती है, यहाँ पे जो लीडर है ना वो टीम मेंबर को भी इन्वॉल्व करता है डिसीजन मेकिंग में, उनकी भी से सुनता है। ठीक है, उनका भी फीडबैक लेता है, उनके भी व्यू पॉइंट लेता है। ठीक है, जिससे अब जो एम्प्लॉयज़ है वो मोटिवेट रहेंगे। ठीक है, और टीम वर्क बढ़ता है इससे। अब देखो हम यहाँ पे इतने पॉइंट्स कर रहे हैं बिकॉज ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब ये सेम क्वेश्चन अगर 15 मार्क्स में आएगा तो वो फिर आंसर अलग हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे लीडरशिप स्टाइल्स के नेम और हर किसी के फीचर पता होने चाहिए। फिर आपका आता है
लेजर फेयर या फ्री इन लीडरशिप, इसमें क्या होता है, फुल फ्रीडम दी जाती है अपनी टीम मेंबर्स को, आप अपने अकॉर्डिंग काम करो, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप लीडर से पूछ सकते हो, वहाँ पे लीडर आपको गाइड कर देगा, बट आप अपने एंड से क्या है काम कर सकते हो। अब ये कहाँ पे यूज़फुल होगी भाई, जहाँ पे सारे स्किल्ड होंगे, जिन्हें पता है कैसे करना है, क्या करना है काम, है ना, तो वहाँ पे ये यूज़फुल रहता है। फिर आता है आपका ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, ये बेस्ड होता है रिवॉर्ड या पनिशमेंट में। लीडर सेट कर देता है भाई ये टास्क मुझे चाहिए, एम्प्लॉयज़ अगर वो फुलफिल कर लेंगे तो बोनस मिलेगा, रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी, अगर नहीं किया तो हो सकता है डिमोशन मिले या फिर क्या है पेनल्टी, या फिर कुछ ना कुछ क्या है आपको नेगेटिव रिवॉर्ड भी मिल सकते हैं। ये फोकस करता है कि शॉर्ट टर्म गोल्स को अगर आपको अचीव करवाना है तो ये वाली लीडरशिप स्टाइल वहाँ पे लग जाती है। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, इसमें इंस्पायर करता है लीडर, मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को कि भाई अचीव करो ये गोल, आप कर सकते हो, ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशनल होती है। अब इसमें फोकस रहता है कि इनोवेशन सामने वाला भी करे, है ना, चेंजेस आए। नेक्स्ट है आपका सिचुएशनल लीडरशिप। अब सिचुएशनल लीडरशिप क्या होती है, नाम से ही पता लग रहा है कि वो लीडरशिप स्टाइल जो कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये जो लीडर्स हैं वो चेंज होते हैं, अपना स्टाइल चेंज करते हैं बेस्ड ऑन सिचुएशन एंड पीपल। ये फ्लेक्सिबल अप्रोच है, प्रैक्टिकल अप्रोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। तो आपने पहले से आप पढ़ते आ रहे हो इसको, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस बताना है यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। बोल रहे हैं कि दोनों, चाहे वो एफिशिएंसी हो चाहे वो इफेक्टिवनेस हो, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैनेजमेंट का, ठीक है। तो इनका डिफरेंस हम यहाँ पे समझेंगे। तो मीनिंग के बेसिस पे अगर हम देखें तो इफेक्टिवनेस का मतलब है कि अचीव करना अपने गोल को राइट तरीके से ना, डूइंग द राइट थिंग्स टू अचीव गोल, सही तरीके से काम करके अपने गोल को अचीव कर लेना। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि सही तरीके से काम करना विद मिनिमम रिसोर्स, कम से कम रिसोर्सेज को यूज़ करके क्या है सही तरीके से अगर आपने काम कर दिया तो टाइम फैक्टर यहाँ पे आ जाता है एफिशिएंसी में। फोकस की बात करें तो इफेक्टिवनेस फोकस करता है कि गोल की अचीवमेंट हो जाए, ठीक है, रिजल्ट आपको अचीव हो जाए। एफिशिएंसी बोलता है कि ठीक है गोल तो अचीव हो बट प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करके, ठीक है, एंड टाइमली। क्वेश्चन आंसर्ड की बात करें तो इफेक्टिवनेस में हम ये क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि आर वी डूइंग व्हाट इज़ नेसेसरी टू रीच आर गोल, आर ऑब्जेक्टिव्स, कि क्या हम वही चीज़ें कर रहे हैं जो नेसेसरी है हमारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में। एफिशिएंसी में हम ये देखते हैं कि आर वी यूजिंग टाइम मनी एंड एफर्ट्स वाइजली, क्या हम जो अचीव कर रहे हैं अपने गोल को, क्या हम उसको प्रॉपर टाइम पे विद मनी के साथ जो हमारे एफर्ट्स हैं वो वाइजली लग रहे हैं या नहीं। एग्जाम्पल की बात करिए, जैसे कि आपने कंप्लीट कर दिया एक प्रोजेक्ट, ठीक है, सो जो भी आपका कस्टमर की नीड थी उसके अकॉर्डिंगली, तो ये क्या हो गया, इफेक्टिवनेस हो गया। एफिशिएंसी में आ गया कि कंप्लीट किया आपने प्रोजेक्ट लेस कॉस्ट एंड टाइम के साथ। फिर आउटकम की बात करें तो इफेक्टिवनेस में बोलना है कि सक्सेस अगर आपका हुआ है, अचीव कर लिया आपने, डिज़ायर्ड आउटकम आपने कर लिया, तो बोल देंगे कि हाँ इफेक्टिवनेस थी। पर एफिशिएंसी क्या आउटकम हम कैसे देखते हैं कि अगर आपने उस प्रोजेक्ट को क्या है कंप्लीट किया विदाउट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, तो यहाँ पे बोला जाता है। रिलेशन की बात करें तो इफेक्टिवनेस इज़ अबाउट डूइंग द राइट वर्क, भाई सही तरीके से काम कर लिया, है ना, और एफिशिएंसी में कि भाई सही काम भी किया है, राइट वे से किया है, विद मिनिमल कॉस्ट के साथ, ठीक है। तो सिंपल वर्ड में आपको बताया कि इफेक्टिवनेस का मतलब कि चीज़ों को करना ठीक ढंग से, और एफिशिएंसी का मतलब कि ठीक ढंग से करना विद लेस एफर्ट्स और कॉस्ट के साथ। तो दोनों इंपॉर्टेंट कैसे है कि हो सकता है कि भाई एफिशिएंट हो बंदा पर इफेक्टिव ना हो, है ना, मतलब कि वो काम तो करता है क्विकली, है ना, बट वो गोल को अचीव नहीं करता ऑन टाइम, ठीक है। तो दोनों हो सकते हैं, कोई एक बंदा हो या कोई एक ना हो, तो दोनों का बैलेंस बनाना चाहिए, मतलब कि काम भी ढंग से करो और टाइम के साथ करो। अगर मान लो आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया पर टाइम पे नहीं किया तो ये तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है इस चीज़ का। तो आपको प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी करना है, इफेक्टिवनेस भी होनी चाहिए विद एफिशिएंसी, मतलब मिनिमल कॉस्ट के साथ एंड मिनिमल टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एंड इसकी प्रोसेस। तो अभी जस्ट हमने ये क्वेश्चन किया था तो मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक प्रोसेस होती है जहाँ पे मैनेजर और एम्प्लॉय दोनों इकट्ठे काम करते हैं, इकट्ठे सेट करते हैं क्लियर गोल को, स्पेसिफिक गोल्स को ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एंड फिर हर कोई क्या है वहाँ एफर्ट डालता है उसको फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तो MBO का मीनिंग आपको बताया है। MBO मीन्स मैनेजिंग करना ऑर्गेनाइजेशन को कैसे सेट करके ऑब्जेक्टिव और टारगेट। इसमें हमारा फोकस रहता है रिजल्ट पे, ना कि सिर्फ एक्टिविटीज़ पे। ये इनकरेज करता है टीम वर्क को, पार्टिसिपेशन को, ठीक है, एंड ये पॉपुलराइज्ड मेथड है, ठीक है।
अब MBO की प्रोसेस हमने देखी थी। पहले आप ऑब्जेक्टिव को सेट करोगे, फिर एक्शन प्लान बनाते हो, मॉनिटर करते हो प्रोग्रेस को, परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन करते हो एंड फिर बाद में फीडबैक और रिवॉर्ड्स भी देते हो। बेनिफिट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्लियर गोल सबको पता होता है कि क्या अचीव करना है आपको। बेटर कम्युनिकेशन होती है बिकॉज सारी क्लैरिटी होती है आपको। मोटिवेशन मिलती है क्योंकि एम्प्लॉयज़ की से भी सुनी जाती है यहाँ पे। एंड परफॉर्मेंस डेफिनेटली क्या है यहाँ पे आपकी इंप्रूव होती है। और इवैल्यूएशन आप बाद में जाके ईजिली कर सकते हो बिकॉज जो आपके टारगेट्स थे वो क्या थे, ऑलरेडी क्लियरली थे। तो एग्जाम्पल है, जैसे आप देख सकते हो, मान लो एक सेल्स टीम है, उसने उसका ऑब्जेक्टिव है कि इंक्रीज़ करनी है सेल्स, ठीक है, 10% से इस ईयर। तो हर एक सेल पर्सन क्या है, अब उसे पता है क्लियरली टारगेट क्या है उसका। हर एक पर्सन को बोल दिया जाएगा कि इतने सर्टेन नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपको क्या है सेल करने हैं, ठीक है। फिर बाद में जाके मैनेजर क्या है प्रोग्रेस वगैरह को ट्रैक करेगा और रिव्यू करेगा रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है, व्हाट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल इन मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का किया था एंड उसके बाद आपसे पूछा गया इसकी टाइप्स बताओ एंड फैक्टर्स कौन से होते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। तो ये आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया है। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल मैंने आपको बताया कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है, मैनेजर इफेक्टिवली सुपरवाइज कर सकता है, उसे हम स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ये आपको बताता है कि भाई कितने एम्प्लॉयज़ मैनेजर इफेक्टिवली डायरेक्टली मैनेज करेगा, ठीक है। अब जो मैनेजर है वो सुपरवाइज कर सकता है बहुत सारे पीपल को इफेक्टिवली, ठीक है। ये वाइड और लार्ज भी होती है। मैनेजर अगर सुपरवाइज कर रहा है सिर्फ कुछ लोगों को तो उसको हम नैरो या स्मॉल भी बोलते हैं। अब टाइप्स की बात करें तो वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल हो सकता है जहाँ पे एक मैनेजर सुपरवाइज कर रहा है बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को, है ना। यहाँ पे लेस लेवल ऑफ मैनेजमेंट होती है और कम्युनिकेशन बहुत जल्दी होएगी। ये सूटेबल होता है वहाँ पे जहाँ पे एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय हैं, ठीक है, जहाँ सुपरविजन बहुत कम चाहिए। नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल भी होता है जहाँ पे एक मैनेजर है और वो फ्यू एम्प्लॉयज़ को ही क्या कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है, ठीक है। ज़्यादा लेवल ऑफ मैनेजमेंट होती है, कम्युनिकेशन यहाँ पे स्लो हो सकता है। ये सूटेबल होता है जहाँ पे जो क्या है, जो अभी एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या है, अनट्रेंड है, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ये भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही किया है कि भाई किस टाइप का वर्क है। ये देखोगे आप, रूटीन है तो वहाँ पे ज़्यादा आपको सुपरविजन की ज़रूरत नहीं होती है, बट अगर कॉम्प्लेक्स वर्क है तो वहाँ सुपरविजन की ज़रूरत पड़ेगी। एम्प्लॉय की एबिलिटी कितनी है, वो कितना स्किल्ड है, ट्रेंड है। मैनेजर की खुद की एबिलिटी कितनी है, उसके पास कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये सारे हमने क्या है ऑलरेडी किए हैं। तो ये वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो जहाँ जहाँ मैं बोल रही हूँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब वो बहुत बार रिपीट हुआ है, तो उसको आपको उसी टाइम पे अपना पूरा कर लेना है सो दैट अगर आगे आ रहा है तो जस्ट आप उसको रिवाइज करके आगे चलो। अब था यहाँ पे कि भाई इंपॉर्टेंट कैसे, इंपॉर्टेंस पूछ रहे हैं, तो इससे ये अफेक्ट करता है मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को। वाइड स्पैन है, हो सकता है वो ओवरलोड करे, ठीक है, ओवरलोड काम एक हो जाए मैनेजर के ऊपर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसको स्टडी करना क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, और उसके लेवल्स आपको यहाँ पे बताने थे। तो मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी क्या है, एक ऐसी थ्योरी है जो कि आपको ह्यूमन मोटिवेशन के बारे में बताती है। ये बताती है कि डिफरेंट टाइप ऑफ नीड्स होती हैं, ठीक है, और ये जो नीड्स हैं ये अरेंज होती है एक हायरार्की में, ऑर्डर में, ठीक है। पीपल ट्राई करते हैं कि वो सेटिस्फाई करें अपने नीड्स को स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू मोस्ट बेसिक वन से, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम वन बाय वन। सबसे पहले आपकी फिजियोलॉजिकल नीड, जिसे हम बेसिक नीड भी बोलते हैं। ये जो मोस्ट बेसिक नीड होती है, ठीक है, सर्वाइवल की होगी, जैसे फूड, वाटर, शेल्टर, स्लीप, क्लोथिंग, ये, ठीक है। तो जब तक ये वाली नीड सेटिस्फाई नहीं होगी तो आप क्या है आगे नहीं सोचोगे, सबसे पहले आप इनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट है आपकी सेफ्टी नीड। अब एक बार फिजियोलॉजिकल नीड्स अगर आपकी फुलफिल हो गई हैं तो पीपल क्या है, अब चाहते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक है, जॉब सिक्योरिटी होगी या, ठीक है, सेफ वर्किंग कंडीशन चाहते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सोशल नीड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक बार सेफ्टी भी आपकी एश्योर्ड हो गई तो पीपल क्या है फिर यहाँ पे फ्रेंडशिप वगैरह चाहते हैं, ठीक है, जहाँ पे वो डिस्कस कर सके फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। फिर आती है आपकी एस्टीम नीड्स। जब सोशल नीड भी फुलफिल हो जाएगी तो पीपल अब रिस्पेक्ट चाहेंगे, रिकॉग्नाइजेशन चाहेंगे, स्टेटस चाहेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ इसमें आती है। एंड लास्ट में आपकी है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जहाँ पे ये हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड होती है, जहाँ पे एक पर्सन है वो क्या है रियलाइज़ करता है कि उसकी फुल पोटेंशियल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे की पॉइंट्स आपको बताए हैं। पीपल ट्राई करते हैं सबसे पहले कि वो लो लेवल की जो नीड है उसको सेटिस्फाई करे आगे जाने से पहले, ठीक है। एक बार अगर फर्स्ट लेवल ऑफ नीड सेटिस्फाई होगी तो आप क्या है आगे जाओगे, उसके लिए मोटिवेट होगे। तो मैनेजर ना बेसिकली इसको रीड करता है सो दैट वो अंडरस्टैंड कर सके अपने एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन को, कि भाई एम्प्लॉय की मोटिवेशन लेवल कहाँ पे है और कैसे उसको मोटिवेट करना है, उसी रिगार्डिंग वो क्या देगा, फिर रिवॉर्ड देगा। एग्जाम्पल आपको दे रखा है, आप ये पढ़ सकते हो, ठीक है, और क्वेश्चन में भी दे के आ सकते हो। जितने आप एग्जाम्पल दोगे उतने आपके मार्क्स अच्छे स्कोर होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ कमेटी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो स्टार्ट करते हैं इसको।
कमेटी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, जिसे हम कमेटी बोल सकते हैं, ठीक है, ये कमेटी है, हु कम टुगेदर, जो इकट्ठे आते हैं और डिसीजन लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, प्लान करते हैं एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब कमेटी होती क्या है, स्मॉल ग्रुप ऑफ फॉर्म किया जाता है एक पर्पज़ के लिए, इसमें मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो डिस्कस करते हैं, डिसाइड करते हैं टुगेदर इकट्ठे। कमेटीज़ क्या है, बनाई जाती हैं सो दैट क्या है, कोई भी अगर मान लो स्किल्स चाहिए, ओपिनियन चाहिए आपको किसी मैटर में, अब टू गेट बेटर आइडिया, आप कमेटी क्यों बनाते हो, सो दैट आपको बेटर आइडिया मिल जाए बहुत सारे लोगों से, एक्सपर्ट्स से, ठीक है, आप फेयर डिसीजन ले सको। और ये कहीं ना कहीं शेयर करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक बंदे ने नहीं कोई चीज़ डिसाइड की है, सब ने मिल के क्या है डिसाइड किया। एडवांटेजेस क्या हैं इसके, बेटर डिसीजन होती है, ज़्यादा आइडियाज़ ओपिनियंस आते हैं, ठीक है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वर्कलोड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर की जाती है मेम्बर्स के बीच में। फिर है कॉपरेशन बढ़ता है, इससे इकट्ठे काम कर रहे हैं, सपोर्ट करता है डिसीजन को। प्रमोट पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉयज़ फील करते हैं कि भाई उन्हें भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, ठीक है, तो वो मोटिवेटेड फील करते हैं। फिर है यूज़फुल फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कमेटीज़ क्या है हैंडल करती है कॉम्प्लिकेटेड इशूज़ को अच्छी तरीके से, ठीक है। पर डिसएडवांटेज भी है, टाइम कंज्यूमिंग है, डिस्कशन लगती है, मीटिंग्स होती है फ्रीक्वेंटली। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसएग्रीमेंट, हो सकता है लोगों का अलग अलग ओपिनियन आ जाए जो आर्ग्यूमेंट्स में कन्वर्ट हो जाए। फिर है ग्रुप थिंक, समटाइम्स कमेटी में अवॉइड अग्रीमेंट एंड सेटल फॉर एवरेज डिसीजन, कभी कभी क्या है कि चलो सारे ये बोल रहे हैं तो यही को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लैक ऑफ क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी, समटाइम्स अनक्लियर हो जाता है कि भाई इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, क्योंकि सब इकट्ठे ही काम कर रहे थे। फिर है स्लो डिसीजन मेकिंग होती है, बिकॉज क्या बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एक कमेटी है वो फॉर्म हुई है मार्केटिंग कमेटी, ठीक है, विद पीपल फ्रॉम सेल्स, उसमें सेल्स के भी लोग थे, एडवर्टाइजमेंट के भी लोग थे, प्रोडक्ट डिज़ाइन के भी थे, वो इकट्ठे आए सो दैट प्रमोट करें वो नए प्रोडक्ट को, तो उसके लिए आइडियाज़ ओपिनियंस वो वहाँ पे दे रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोल इन मैनेजमेंट, तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग का क्या रिलेशनशिप है वो यहाँ पे आपको पूछा गया है, ठीक है। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग एंड कंट्रोल दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के, जो आपको पता है ना, ये एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड भी होते हैं, ठीक है। विदाउट वन द अदर कैन नॉट वर्क प्रॉपरली, तो एक के बिना दूसरा क्या है वर्क प्रॉपरली नहीं कर सकता है, बिकॉज कंट्रोलिंग तब तक नहीं होगी जब तक क्या आपने प्लान ना बनाए, और प्लान आप आगे कैसे बनाओगे वो डिपेंड करता है कि आपके पिछले प्रोसेस में कंट्रोलिंग कैसी थी। तो वही हम देखते हैं। सबसे पहले है आपका व्हाट इज़ प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या होता है, वही डिसाइड करना एडवांस में कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ठीक है। इसमें आप क्या है गोल को सेट करते हो और देखते हो, आप ये इसमें बताते हो कि कैसे हम इस गोल को अचीव करेंगे, ठीक है। बेसिकली ये रोड मैप होता है कि कैसे आप पर्टिकुलर चीज़ को अचीव करने वाले हो। फिर कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल का मतलब मॉनिटर करना, चेक करना कि जो सोचा था उसके अकॉर्डिंग हमने रिजल्ट एक्चुअल में अचीव किया कि नहीं, सारी चीज़ें हमने उस अकॉर्डिंगली की कि नहीं। इसमें आप कंपेयर करते हो एक्चुअल रिजल्ट को प्लान्ड गोल के साथ, ठीक है, और अगर कोई डेविएशन आती है तो उसको टाइमली करेक्ट करते हो। तो अब ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, तो देखो प्लानिंग सेट स्टैंडर्ड्स। अब प्लानिंग जब आप करोगे तो उससे एक स्टैंडर्ड सेट हो गया, है ना। तो जैसे ही आपने बोला कि ठीक है 1000 यूनिट आपने क्या है प्रोड्यूस करने हैं एक मंथ में, तो ये अब स्टैंडर्ड है। अब कंट्रोलिंग में क्या है, कंट्रोलिंग में आप क्या करते हो, एक्चुअल को प्लान्ड से कंपेयर करते हो। तो जब प्लान्ड था ही नहीं, आपने प्लानिंग की ही नहीं होगी, तो आप कैसे किसके साथ कंपेयर करोगे कि यार हमने रिजल्ट अचीव किया कि नहीं। तो प्लानिंग इंपॉर्टेंट है कंट्रोलिंग के लिए, है ना। तो ये लिखा है प्लानिंग में आप सेट करते हो गोल्स को, स्टैंडर्ड्स को जो कि आपको अचीव करने हैं। फिर आप कंट्रोलिंग में क्या है इस स्टैंडर्ड को यूज़ करोगे चेक करने के लिए अपनी परफॉर्मेंस को। कंट्रोलिंग भी डिपेंड करती है प्लानिंग में। विदाउट अ प्लान ऑब्वियसली बात है, जबकि आपने प्लान बनाया ही नहीं है तो कंट्रोलिंग करोगे कैसे, किसके साथ कंपेयर करोगे, ठीक है, रिजल्ट्स को। फिर है प्लानिंग इज़ बिफोर कंट्रोल, कह रहे प्लानिंग हैपन फर्स्ट, प्लानिंग पहले होती है ना, इसमें आप डिसाइड करते हो क्या है, कैसे है, कब, कौन करेगा, ठीक है। कंट्रोल हेल्प इम्प्रूव प्लानिंग। अब कंट्रोलिंग में आपने देखा यार डेविएशन आ गई, अब ये डेविएशन आगे जाके ना आए, ये चीज़ आप देखोगे और उसके बाद ही फिर आप आगे प्लानिंग करोगे। तो प्लानिंग में आपके कंट्रोलिंग ने भी क्या है हेल्प की। तो कंट्रोल आपके फाइंड करता है कोई भी एरर या प्रॉब्लम जो थे, जो कि फिर मैनेजर क्या है इन चीज़ों को आगे ध्यान में रख के ही फर्दर प्लानिंग करता है। बोथ एम टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल, दोनों का यही काम है कि भाई प्रॉपरली हम क्या है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करें। एग्जाम्पल आपको दिया है, एक कंपनी है वो प्लान कर रही है कि उसे प्रोड्यूस करना है 1000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, इस महीने में, तो उसने प्लानिंग कर ली। अब ड्यूरिंग द मंथ जो मैनेजर है वो चेक कर रहा है कि कितनी यूनिट बनी है एक्चुअल में ना, तो ये कंट्रोलिंग है। अगर मान लो 800 यूनिट बनी है तो कंट्रोलिंग ने आइडेंटिफाई किया कि प्रॉब्लम आ रही है, अब मैनेजर इसको फिक्स करेगा इस एक्शन को, ठीक है। अब इससे आगे जाके मैनेजर की हेल्प हो जाएगी कि फ्यूचर में कैसे टारगेट क्या है रखने हैं। तो इन शॉर्ट प्लानिंग में आप डिसाइड करते हो व्हाट टू डू, और कंट्रोलिंग में आप देखते हो कि क्या इफ़ इट इज़ डन, क्या वो हुआ, ठीक है। बोथ आर नेसेसरी होता है, ठीक है, सक्सेस के लिए।
एक कंपनी की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का क्या नेचर है वो आपसे पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट मीन्स वट मैनेजमेंट इज़ रियली अबाउट, ठीक है, कि क्या है फीचर्स करेक्टरिस्टिक्स आप इसमें पढ़ोगे, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले गोल ओरिएंटेड है। भाई मैनेजमेंट किसकी करते हो, ऑलवेज गोल ओरिएंटेड होती है, गोल पर्पस होता है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैड सम गोल्स, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ गोल्स होते हैं, ठीक है। लाइक प्रॉफिट बढ़ाना है, कि सेल्स बढ़ानी है, कि मार्केट में एक्सपैंड करना है अपना शेयर, या बिजनेस को ग्रो करना है। तो कोई ना कोई तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा आपका। तो उसी के रिगार्डिंग फिर आगे जाके आप क्या करोगे, मैनेजमेंट करोगे। तो मैनेजमेंट यहाँ हेल्प करती है आपको इस गोल को अचीव कैसे करना है, लाइक प्लानिंग करके, फिर आप ऑर्गेनाइजिंग करते हो, डायरेक्टिंग करते हो, है ना, स्टाफिंग करते हो, ये सब करते हो। एग्जाम्पल है, एक स्कूल का गोल है कि उसे क्या क्वालिटी एजुकेशन क्या अचीव करनी है, देनी है। अब मैनेजमेंट क्या है, प्लान करेगा। मैनेजमेंट में आप प्लान करोगे प्रॉपरली, क्लासेस कैसे होंगी, टीचर्स को हायर करोगे, अरेंज करोगे एग्जाम्स को, सो दैट आप इस गोल को अचीव कर सको, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल मैनेजमेंट, यूज़ होती है हर जगह, ठीक है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो स्कूल हो, ठीक है। तो इट इज़ नॉट लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर प्लेस, ये बिजनेस से ही रिलेटेड नहीं है या एक पर्टिकुलर प्लेस से ही रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस मैनेजमेंट, ये नहीं है कि वन टाइम प्रोसेस है, वन टाइम एक्टिविटी है, नहीं, ये कॉन्टिन्यूसली आपको करनी पड़ती है। प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, अगेन एंड अगेन क्या आपको करनी पड़ती है। फिर है ग्रुप एक्टिविटी, ऑब्वियसली बात है, मैनेजमेंट क्या है, डन बाय पीपल वर्किंग टुगेदर, सारे इकट्ठे मिलके काम करते हैं, ठीक है, कोई सिंगल पर्सन हर चीज़ नहीं कर सकता। फिर है इंटेंजिबल, ये आपको, आप इसको टच नहीं कर सकते हो मैनेजमेंट को, बट आप इसको फील कर सकते हो कि हाँ यार यहाँ कितनी अच्छे से मैनेजमेंट हो गया, सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर है, ठीक ढंग से हो रहा है, बट वो आपको दिखेगी नहीं कहीं पे, ठीक है, आप उसको फील कर सकते हो, उसकी प्रेजेंस को। फिर है डायनेमिक, मतलब फ्लेक्सिबल है। मैनेजमेंट क्या है, चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर यहाँ पे आपको मतलब एक सिचुएशन में आपको हो सकता है स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट करनी हो, पर एक में हो सकता है अलग तरीके से, तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है मल्टी डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट, यूज़ करता है अलग अलग फील्ड की नॉलेज को, ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, सोशियोलॉजी हो गया। तो आपको यहाँ पे समरी टेबल बना के दे रखा है फीचर्स का, तो आप ये देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगेन यही पूछा है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये बार बार रिपीट हुआ है, तो इसको आपको अच्छे से कर लेना है, ये हमने ऑलरेडी किया है, तो आप इसको एक बार अच्छे से करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन स्पैन ऑफ कंट्रोल, तो ये भी हमने अच्छे से कर लिया है, ठीक है। तो आप स्पैन ऑफ कंट्रोल यहाँ पे आपको दे रखा है, टाइप्स आप दोगे, एडवांटेजेस उसके, डिसएडवांटेजेस, ठीक है, और कौन कौन से फैक्टर्स है, तो ये भी आपसे पूछे गए हैं, तो यहाँ पे आप ये अच्छे से देख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट। कह रहे हैं इंपॉर्टेंस बतानी है कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट की। तो देखते हैं इसमें बेसिकली आपको कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस बतानी है। तो सबसे पहले हमें क्या है, कम्युनिकेशन क्या होता है वो भी बताना पड़ेगा। कम्युनिकेशन का मतलब है भाई इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, आइडियाज़ को शेयर करना, फीलिंग्स को शेयर करना, ठीक है, लोगों के बीच में। अब मैनेजमेंट की बात करें तो कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये आपकी हेल्प करता है प्लानिंग में। देखो प्लानिंग में आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो तब भी आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन चाहिए, हर जगह आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खुद बहुत इंपॉर्टेंट होती है कम्युनिकेशन, सो दैट आप प्रॉपरली अचीव कर सको गोल्स को, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन हेल्प करती है आपकी प्लानिंग में। मैनेजर को क्या है, अगर कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन करना है, लाइक प्लान को ही क्लियरली अपने एम्प्लॉयज़ को बताना है, तो भाई उसको गुड कम्युनिकेशन क्या है करनी पड़ेगी, क्योंकि गुड कम्युनिकेशन ये मेक श्योर करेगी कि भाई सामने वाला अच्छे से समझ गया जो आप समझाना चाहते थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ये कोऑर्डिनेशन बढ़ाती है। जब क्या है सारे डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ इकट्ठे काम करेंगे, ठीक है, अगर वो तभी इकट्ठे काम कर सकते हैं जब उनको प्रॉपर टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन क्या पहुंच रही होगी, और ये कैसे हो सकता है, गुड कम्युनिकेशन से। इससे अवॉइड होती है कोई भी कन्फ्यूजन या डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बूस्ट मोटिवेशन। जब मैनेजर क्या है प्रॉपरली सबको मतलब वो चीज़ बता रहा है, तो सामने वाले को क्या है, कोई ऐसा नहीं है कि डाउट रह गया, कन्फ्यूजन रह गई, तो वो मोटिवेटेड रहता है कि हाँ भाई मुझे तो पता लग गया कि मुझे क्या है ये चीज़ करनी है, ठीक है। और गुड कम्युनिकेशन में आप सामने वाले की भी सुनते हो, तो मैनेजर्स जो हैं वो सामने वाले के भी व्यू पॉइंट लेते हैं, तो उनको क्या है मोटिवेशन फील होता है। नेक्स्ट है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। गुड डिसीजन नीड करेक्ट एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन। अगर आपको एक सही डिसीजन लेना है तो आपको करेक्ट और टाइमली इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो कम्युनिकेशन यहाँ हेल्प करता है मैनेजर की कलेक्ट करने में उस इन्फॉर्मेशन को अलग अलग सोर्सेज से। क्विक प्रॉब्लम सॉल्विंग, कह रहे जब प्रॉब्लम कोई अराइज हो जाए बिजनेस में, तो वो सॉल्व हो सकती है फास्टर एक क्लियर कम्युनिकेशन के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बिल्ड गुड रिलेशनशिप। गुड कम्युनिकेशन क्रिएट करता है एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट, ठीक है, तो इससे हेल्प होती है कि आप जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए वो रिड्यूस हो जाती है और कॉन्फ्लिक्ट भी रिड्यूस होते हैं। इसेंशियल फॉर लीडरशिप, ऑब्वियसली एक गुड लीडर ऑलवेज कम्युनिकेट वेल, है ना, तो अच्छी कम्युनिकेशन होगी तो लीडरशिप उससे अच्छी होती है। तो समरी टेबल आपको दे रखा है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो इनके कीवर्ड्स। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, अगेन पूछा है आपसे, ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस आपको 2 बार डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको ये अच्छे से करके जाने हैं। नेक्स्ट आपसे लिमिटेशन पूछी है कोऑर्डिनेशन की,
तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है और उसकी लिमिटेशंस पूछ लिया यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, कोऑर्डिनेशन का मतलब ये मेक श्योर करना कि जितने भी लोग हैं, डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो इकट्ठे काम कर रहे हैं, स्मूथली काम कर रहे हैं और कॉमन गोल को अचीव कर रहे हैं। वाइल कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कोऑर्डिनेशन एक कंपनी के लिए, सो दैट वो अचीव कर सके अपने गोल। बट इसकी कुछ लिमिटेशन है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है जो कि डिफ़िकल्ट बना देती हैं अचीव करना इसको। सबसे पहले लैक ऑफ गुड कम्युनिकेशन। मान लो अगर जो पीपल हैं उन्होंने शेयर ही नहीं की इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन यहाँ पे फिर क्या है, कोऑर्डिनेट करने में दिक्कत आ जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, कन्फ्यूजन हो जाएगी, ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिपार्टमेंट्स। समटाइम डिपार्टमेंट्स जैसे कि मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, हो सकता है उनके डिफरेंट गोल या ओपिनियन हो जाए, तो इससे क्या है, कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है जो कि अफेक्ट कर सकता है कोऑर्डिनेशन को। नेक्स्ट है डिफरेंसेस इन गोल। एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट हो सकता है फोकस करें अपने अपने गोल्स में, ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल में, जिससे क्या है, कॉम्पिटिशन क्रिएट हो जाता है, फिर यहाँ कोऑपरेशन नहीं रहता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ लीडरशिप सपोर्ट। मान लो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ही नहीं है, सपोर्ट ही नहीं है, तो कोऑर्डिनेशन क्या है, यहाँ पे होती ही नहीं है प्रॉपरली, ठीक है। फिर है लार्ज साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मान लो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पे मुश्किल हो जाती है कोऑर्डिनेट करना सारी मतलब हर एक चीज़ों को। फिर है रेजिस्टेंस टू चेंज। कुछ एम्प्लॉयज़ हो सकता है लाइक ही ना करें चेंज, ठीक है, दिस कैन मेक इट हार्ड कोऑर्डिनेट करना, नए आइडियाज़ के साथ दिक्कत आ जाती है। तो समरी टेबल आपको दे रखा है, आप ये रीड कर सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तो पहले इसी का इन सिंपल वर्ड देख लेते हैं। समरी, कोऑर्डिनेशन हेल्पफुल तो है बट ऑलवेज ये ईजी नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे आती है। अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन ना हुआ तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकती है, ठीक है। अगर फाइट्स हो रही है टीम के बीच में या कोई रेजिस्ट कर रहा है चेंज लाने से, है ना, तो फिर यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेशन में थोड़ी मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता उस ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट फिर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताओ फिर इसेंशियल्स क्या है गुड कंट्रोल सिस्टम के। तो कंट्रोलिंग सिस्टम एक अच्छा है अगर किसी कंपनी में, तो उसके लिए क्या इसेंशियल्स हैं। तो कंट्रोल सिस्टम ना पहले तो हेल्प करता है मैनेजर की ये मेक श्योर करने में कि जो आपने सोचा था और जो एक्चुअल में रिजल्ट आया क्या ये अकॉर्डिंग इक्वल है, क्या कोई डेविएशन तो नहीं है, अगर है तो उसको वो फिक्स करते हैं, है ना। अब मान लो कंट्रोल सिस्टम अगर इफेक्टिव या यूज़फुल आपको बनाना है या फिर होना चाहिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स उसमें होने चाहिए जो कि एसेंशियल्स हम बोल रहे हैं। सबसे पहले क्लियर और सिंपल होना चाहिए, कंट्रोल सिस्टम इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए और इजी टू यूज़ होना चाहिए, हर किसी को पता हो, ठीक है, कि कैसे क्या मेजर किया जा रहा है, किस बेसिस पे क्या क्या चीज़ों को चेक किया जाता है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कंट्रोल है जो वो क्या है, फोकस करे उन चीज़ों में जो ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करती हैं उसके गोल को अचीव करने में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा हो या अनइम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ को भी ये कंसिडर कर रहा हो। फिर है क्विक फीडबैक। गुड कंट्रोल सिस्टम क्या है, इंफॉर्मेशन क्विकली देता है सो दैट मैनेजर फास्ट डिसीजन ले सके। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो चेंज होता हो। कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, कम कॉस्ट में, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग लग रही है उसमें। एंड फोकस ऑन एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, ये रिपोर्ट करें ओनली मेजर या अनयूजुअल प्रॉब्लम है जो, ठीक है, टॉप मैनेजर्स को, अगर स्मॉल इश्यूज़ है तो वो हैंडल किए जा सकते हैं बाकियों के द्वारा। फिर है इनकरेज एक्शन। ये जो पर्पस ऑफ कंट्रोल है ये नहीं है कि जस्ट मिस्टेक को फाइंड आउट करना, बल्कि उन्हें करेक्ट भी करते हैं हम, ठीक है, एंड इम्प्रूव करते हैं परफॉर्मेंस को। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट बतानी थी आपको, तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आपसे पूछी गई है। मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजंस, है ना। मैनेजमेंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत सारे रीजनों के कारण, ठीक है, क्योंकि ये इंश्योर करती है कि आपके रिसोर्सेज है, चाहे वो पीपल हो, मनी हो, टाइम हो, एक ऑर्गेनाइजेशन के, वो यूज़ हो रहे हैं इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, एंड इनके थ्रू क्या है, अचीव हो रहा है गोल आपका। अब इंपॉर्टेंस पहले पढ़ें तो अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। मैनेजमेंट हेल्प करता है सेट करने में क्लियर गोल, ठीक है, एंड आप क्या है उस अकॉर्डिंग फिर सारे एफर्ट्स डालते हो। अगर आपने प्रॉपर मैनेजमेंट ही नहीं की है तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हो सकता है डायरेक्शन को लूज़ कर जाए। नेक्स्ट है ऑप्टिमल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि जो भी रिसोर्सेज है जैसे ह्यूमन, फाइनेंशियल, ठीक है, वो क्या है, बेस्ट वे में क्या है आप उनका यूज़ करो सो दैट अवॉइड हो सके वेस्टेज और इम्प्रूव हो सके आपकी प्रोडक्टिविटी। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। गुड मैनेजमेंट ना हेल्प करता है कि आप इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे एक बेस्ट डिसीजन लेते हो, ठीक है, जो गाइड करेगा ऑर्गेनाइजेशन को राइट डायरेक्शन में, एंड उसकी ग्रोथ होएगी और स्टेबिलिटी भी रहेगी। इनोवेशन एंड चेंजेस। मैनेजमेंट सपोर्ट करता है नए नए इनोवेशंस को, अडेप्शन को, ठीक है। फिर है कोऑर्डिनेशन। डिफरेंट डिपार्टमेंट और टीम क्या है, डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं, पर मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि सारे मिलके तो एटलीस्ट एक ही ऑब्जेक्टिव को क्या करें, फुलफिल करें। फिर है कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग। कंट्रोलिंग प्रोसेस के थ्रू क्या है, मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि भाई आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो और प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है नहीं हुआ है ये देखो, और अगर नहीं हुआ तो करेक्टिव एक्शन लो। फिर है एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन एंड ग्रोथ। गुड मैनेजमेंट सिस्टम मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है वो डेवलपमेंट की,
एंड क्रिएट करता है एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट। तो इन सिंपल वर्ड आप ये बोल सकते हो कि मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, विदाउट इसके लूज़ कर सकते हो आप डायरेक्शन, और डिज़ायर्ड गोल आपके प्रॉपर नहीं हो सकते टाइमली अचीव। नेक्स्ट आपको अगेन MBO आया हुआ है, तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है, तो ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम डायरेक्टली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन वाले चैप्टर से ही आया है। डायरेक्शन क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का, है ना, मैनेजमेंट का एक फंक्शन है ये इसमें आप बेसिकली गाइड कर रहे हो ना, मोटिवेट कर रहे हो, लीड कर रहे हो अपने एम्प्लॉयज़ को, सो दैट हम अचीव कर सके अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल। अब इसके एलिमेंट्स की बात करें तो जो एलिमेंट्स है डायरेक्शन के, ये कुछ की एस्पेक्ट होते हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि एम्प्लॉय है जो वो वर्क करे टूवर्ड उस गोल को एफिशिएंटली इफेक्टिवली कंप्लीट करने में। तो क्या क्या है, सबसे पहले सुपरविजन है। सुपरविजन के अंदर आप ओवरसी करते हो, एम्प्लॉयज़ को देखते हो कि वो काम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्लान, है ना, सुपरवाइज करते हो, ठीक है। आप गाइड करते हो एम्प्लॉयज़ को, इंस्ट्रक्शंस देते हो, मेक श्योर करते हो कि सारा काम ढंग से करें वो। नेक्स्ट है फिर मोटिवेशन आ गया। मोटिवेशन में आप इंकरेज कर रहे हो एम्प्लॉयज़ को कि वर्क हार्ड करो, परफॉर्म अच्छे से करो, है ना। नेक्स्ट है लीडरशिप। फिर लीडरशिप में आप क्या कर रहे हो, लाइक लीड कर रहे हो उनको, है ना, इंस्पायर कर रहे हो कि आप भी ये वाला मतलब कि कर सकते हो ये काम। गुड लीडरशिप हेल्प करते हैं एम्प्लॉय की कि वो फील करे कॉन्फिडेंट, अपने एबिलिटी पे उसको विश्वास हो। फिर है कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर होती है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। कोऑपरेशन बढ़ता है, इससे इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली शेयर होती है। फिर है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन ये इंश्योर करता है कि सारी एक्टिविटी अलग अलग डिपार्टमेंट के, इंडिविजुअल की क्या है, एक ही डायरेक्शन में लगे। तो समरी आप देख सकते हो, एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन हेल्प करते हैं मैनेजर की गाइड करने में एंड लीड करने में एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका इंटरनल कोऑर्डिनेशन वर्सेस एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। आपको डिफरेंस बताना है तो मीनिंग देख लेते हैं पहले। कोऑर्डिनेशन तो पता है आपको, एक प्रोसेस होती है जिसमें आप क्या है इंश्योर करते हो कि जो भी एक्टिविटीज़ है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो इस तरीके से हो कि सारे इकट्ठे कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करें, ठीक है। अब इंटरनल कोऑर्डिनेशन भी हो सकती है, एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन भी हो सकती है। इंटरनल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो इसका मतलब इंटरनल कोऑर्डिनेशन रेफर्स टू द कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ हो गया, टास्क हो गया, प्रोसेस हो गया जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहे हैं, ठीक है, इनको कोऑर्डिनेट करना। इससे ये इंश्योर रहेगा कि डिफरेंट डिपार्टमेंट है, जो टीम है, इंडिविजुअल है, वो काम कर रहे हैं इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन के गोल को फुलफिल करने के लिए। फोकस रहता है कि मैनेज करने रिलेशनशिप डिफरेंट फंक्शन के जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं। पर्पज़ यही होता है कि इंटरनल डिपार्टमेंट और टीम क्या इकट्ठे काम करे। अब मेथड्स क्या है इसके, वही रेगुलर मीटिंग के थ्रू कर सकते हैं ना, इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली शेयर करो। एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप पढ़ सकते हो। एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन देखते हैं। एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन का मतलब वो कोऑर्डिनेशन उन एक्टिविटीज़ की जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ बिटवीन जो ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक्सटर्नल पार्टीज़ के बीच में हो रही है, लाइक कस्टमर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, है ना। इसमें फोकस रहता है मैनेज करने रिलेशनशिप आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट ये इंश्योर रहे कि आप क्या है बाहर वाले मतलब जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है उन्हें भी देख रहे हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं, आपसे ये पूछा था बेसिकली, तो डिफरेंस में बात करें इंटरनल कोऑर्डिनेशन में आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात कर रहे हो कोऑर्डिनेशन की, एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन में आउटसाइड कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हो। फोकस की बात करें तो इंटरनल टीम पे देखते हो, आप डिपार्टमेंट्स को देखते हो। एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन में एक्सटर्नल पार्टीज़ होती है, लाइक कस्टमर्स हो गया, सप्लायर्स हो गए। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इंटरनल कोऑर्डिनेशन में अचीव करना चाहते हैं हम इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को, और एक्सटर्नल वाले में हम इंश्योर करते हैं कि एक्सटर्नल रिलेशनशिप क्या है बनी रहे जो कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को सपोर्ट करते हैं। मेथड्स पढ़ सकते हो, इंटरनल में रेगुलर टीम हो गया, मीटिंग, है ना, और एक्सटर्नल में नेगोशिएशंस वगैरह हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। तो आप समरी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपको रिलेशनशिप बताना है प्लानिंग और कंट्रोलिंग का, तो ये हमने पढ़ लिया था। पहले प्लानिंग बताओगे आप क्या होता है, कंट्रोलिंग बताओगे एंड कैसे ये रिलेटेड है। तो अभी हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है, आप वैसे कर सकते हो, ये वाला भी देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एलिमेंट्स बताने हैं इस बार डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के। तो फर्स्टली हमें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बताना पड़ेगा, देन इसके एलिमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब है मीन्स गिविंग समवन एल्स, किसी और को, ठीक है, यूजुअली जूनियर या सबॉर्डिनेट होता है, उसे आपने पावर दी है टू डू अ टास्क, कि आप क्या है ये वाला टास्क कर सकते हो, आपको पावर दी गई है ऑन योर बिहाफ, अपने बिहाफ पे आपने उसको पावर दे दी कि भाई ये वाला काम आप कर सकते हो। इससे ना हेल्प हो जाती है मैनेजर की कि वो अपना वर्कलोड शेयर कर रहा है सामने वाले से और फोकस कर सकता है अपने इंपॉर्टेंट वाले काम में, ठीक है। अब 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के। पहला होता है असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई जब इसका मतलब मैनेजर ना सबॉर्डिनेट को ये बताएगा कि क्या काम करना है तुमने, सबॉर्डिनेट यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा उस काम को करने के लिए, ठीक है। फिर आता है ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी। पहले तो आ गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर आ गया अथॉरिटी, ठीक है। अब सबॉर्डिनेट को आप उस काम को करने के लिए पावर भी दोगे, ठीक है। इसके अंदर हो सकता है जैसे आपने बोल दिया कि ठीक है इतने एंड के डिसीजन तू अपने आप ले सकता है, रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता है, ठीक है।
फिर आता है अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी होती है ये। सबॉर्डिनेट आंसरेबल भी होगा, ऐसा नहीं है कि ले मुझे तो दिया काम तो उसी का है ना, ऐसा नहीं है भाई, इतना काम अगर तुझे दे दिया है तो तुझे इतना काम का रिजल्ट हमें देना है, ठीक है। तो ये 3 एलिमेंट्स होते हैं, आपको यहाँ पे बताया गया है एलिमेंट्स, मीनिंग और उसके एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स क्या होते हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स आर द ऑफिशियल वे, ये कुछ ऑफिशियल तरीके होते हैं जिसमें क्या है, इन विच इन्फॉर्मेशन क्या है प्रॉपर तरीके से फ्लो हो रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे प्लान्ड वे से ना, एक स्ट्रक्चर्ड पाथ को क्या है वो फॉलो कर रही है ऑर्गेनाइजेशन में। अब ये जो नेटवर्क हैं, दीज नेटवर्क्स आर पार्ट ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम हो सकते हैं और इसको यूज़ करते हैं हम ऑफिशियल वर्क में और डिसीजन में। टाइप ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क की बात करें तो चेन नेटवर्क आ गया, जिसमें कम्युनिकेशन फ्लो हो रही है टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप तक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। हर बंदे को क्या है यहाँ मैसेज मिलेगा और उसको नेक्स्ट वाले तक पहुँचाना पड़ेगा। नेक्स्ट है व्हील नेटवर्क, यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो पास होती है वन सेंट्रल पर्सन से सबको, ठीक है। फिर है सर्कुलर नेटवर्क, हर पर्सन कम्युनिकेट कर सकता है विद 2 अदर, ठीक है, एक सर्कल बन जाता है इससे। फ्री फ्लो नेटवर्क, ठीक है, हर कोई बंदा किसी भी बंदे से क्या है इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है। फिर है इन्वर्टेड वी नेटवर्क, जिसमें सबॉर्डिनेट डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है अपने सुपीरियर से एंड ऑल्सो विद सुपीरियर असिस्टेंट या डेप्यूटी से, ठीक है। फिर बोला है ये सेव करता है टाइम, बट अगर इसको प्रॉपरली मैनेज नहीं किया गया तो इससे कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो सकती है। फिर ये आपको क्या है टेबल फॉर्मेट में दे रखा है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट है एज मैनेजमेंट ऑफ प्रोफेशन, तो आपसे ये पूछा गया है, तो स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंड, अगर आपको करना है कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है तो आपको क्या है ये देखना पड़ेगा कि प्रोफेशन का मतलब क्या होता है। तो प्रोफेशन क्या होता है? अ प्रोफेशन इज़ अ टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन दैट हैज़ द फॉलोइंग फीचर, जिसके ये फॉलोइंग फीचर्स होते हैं। वहाँ पे स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, फॉर्मल एजुकेशन और ट्रेनिंग होती है आपकी, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंड प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती है। अब हम ये देखते हैं कि मैनेजमेंट के फीचर्स क्या हैं। तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, तो बिल्कुल चाहिए। मैनेजमेंट में आपको स्किल्स चाहिए लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, है ना, ये स्किल्स रिक्वायर होती हैं, तो ये प्रॉपर नॉलेज है। फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की बात करें तो पार्टली येस बोल सकते हैं हम, क्योंकि हो सकता है इसमें आपको डिग्रीज चाहिए हों, है ना, बट आप मैनेजमेंट विदाउट डिग्री भी कर सकते हो, आपके पास एक्सपीरियंस है तो, है ना, बट इट इज़ नॉट कंपलसरी नहीं है ये, ठीक है, कि मैनेजर अगर आपको बनना है तो आपको ये करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। पर प्रोफेशन में आपको क्या है वो प्रॉपर डिग्रियाँ चाहिए होती हैं। नेक्स्ट है कोड ऑफ कंडक्ट, तो भाई प्रोफेशन हैं जो उनके स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, बट अगर मैनेजमेंट की बात करें तो कोई यूनिवर्सल आपके कोड ऑफ कंडक्ट्स नहीं है, ठीक है, बट कंपनी और एसोसिएशंस को एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो बिल्कुल बिजनेस में भी या मैनेजर को भी फुलफिल करनी होती है। फेयरली तरीके से काम करना होता है, प्रोटेक्ट करके रखना होता है अपने इन्वायरमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल एसोसिएशंस, तो यहाँ पे भी हाँ पार्टली येस कह सकते हो आप कि मैनेजमेंट में एसोसिएशंस होती हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन की बात करें तो भाई मैनेजमेंट शो तो कर रहा है मैनी क्वालिटीज़ प्रोफेशन की, बट नॉट ऑल, सब नहीं। तो आप क्या बोलोगे कि मैनेजमेंट क्या है, इज़ अ डेवलपिंग और एमर्जिंग प्रोफेशन है, ठीक है। अगर आप फुल नहीं कह सकते हो तो पार्टली बोल सकते हो आप, ठीक है, बट इट इज़ बिकमिंग मोर प्रोफेशनल ओवर टाइम। नेक्स्ट आपको हर्जबर्ग की मोटिवेशन और हाइजीन थ्योरी पूछी है, हर्जबर्ग की मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी पूछी है, तो हाइजीन थ्योरी को देखते हैं। हर्जबर्ग की जो मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी है इसे हम 2 फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। इसको फेडरिक हर्जबर्ग ने दी थी। ये एक्सप्लेन करता है कि व्हाट मेक एम्प्लॉय हैप्पी और अनहैप्पी, ये बताता है कि वर्क प्लेस पे कौन सी चीज़ें एम्प्लॉयज़ को हैप्पी और अनहैप्पी बनाती हैं। तो 2 फैक्टर दिए थे हर्जबर्ग ने, ठीक है, 2 टाइप के फैक्टर बोले थे उसने जो कि एक एम्प्लॉय की मोटिवेशन को अफेक्ट करते हैं। पहला होता है मोटिवेशनल फैक्टर, जिसे हम मोटिवेटर बोलते हैं। ये फैक्टर ट्रूली ना अफेक्ट करते हैं एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन को, ठीक है, और उन्हें मोटिवेटेड बनाते हैं कि वो और अच्छे से काम करें। तो ये क्या है, अचीवमेंट हो गया, अगर आप उनको रिकॉग्नाइजेशन करोगे, ठीक है, उनका वर्क अगर इंटरेस्टिंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, ग्रोथ एंड प्रमोशन हो गया, ठीक है। मान लो इफ़ यू डू अ प्रोजेक्ट अच्छे से किया आपने, तो आपके मैनेजर ने आपको प्रेज़ किया, तो इससे क्या कहीं ना कहीं आपको फील होगा मोटिवेटेड। फिर होता है हाइजीन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर क्या होते हैं, जो आपको मोटिवेट तो नहीं करेंगे, बट अगर ये नहीं होंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन जरूरी हो जाएगी या ज़रूर हो जाएगी। जैसे सैलरी हो गया, ठीक है, कंपनी की पॉलिसीज़ हो गई, वर्किंग कंडीशंस हो गई, जॉब सिक्योरिटी हो गया, ठीक है, सुपरविजन हो गया। इफ़ योर सैलरी इज़ लो और योर मैनेजर इज़ रूड, तो यू विल बी अनहैप्पी रहोगे आप, ठीक है। हो सकता है आपकी जॉब इंटरेस्टिंग हो, पर स्टिल। तो मेन आइडिया क्या है, मोटिवेटर्स जो क्रिएट करते हैं सेटिस्फेक्शन को, हाइजीन फैक्टर होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं डिससेटिस्फेक्शन को, ठीक है। तो क्या है, अगर आप हाइजीन फैक्टर्स को इंप्रूव कर सकते हो तो डिससेटिस्फेक्शन रिमूव हो जाएगी, बट दे डोंट मेक
पीपल ट्रूली हैप्पी, बट इससे मोटिवेट नहीं कर सकते हो आप, बस उनकी डिससेटिस्फैक्शन को रिमूव कर सकते हो। सिर्फ मोटिवेटर्स ही होते हैं जो क्या है मोटिवेशन दे सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ को, तो ये आपको बता रखा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग का मीनिंग देना है आपने, ठीक है, कि वही चूज़ करना बेस्ट ऑप्शन, बहुत सारे अवेलेबल ऑप्शन से आप सारे बेनिफिट और डिसएडवांटेज देखते हुए एक ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो। तो नेचर की बात करें तो गोल ओरिएंटेड होता है। डिसीजन क्या है, किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या किसी ना किसी गोल को अचीव करने के लिए आप लेते हो, ठीक है। फिर है रैशनल एंड लॉजिकल डिसीजन लेते हो फैक्ट एनालिसिस के बेसिस पे, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। और कॉन्टिन्यूस बेसिस ये होती है, कॉन्टिन्यूस बेसिस पे होती है, ठीक है। ऑल टाइम आपको डिसीजन लेने ही पड़ते हैं कभी ना कहीं। फिर है बेस्ड ऑन ऑल्टरनेटिव्स, ऑब्वियसली बात है डिसीजन मेकिंग में आपको चूज़ करना होता है अलग अलग ऑप्शन से एक बेस्ट ऑप्शन। इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइम एंड रिसोर्सेज, डिसीजन कैसे होंगे ये क्या है, ये देखा जाएगा कि कितनी डेडलाइन पे आपको लेना है, आपके पास रिसोर्सेज कैसे हैं। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, एवरी डिसीजन हैज़ सम लेवल ऑफ रिस्क, हर एक डिसीजन में कुछ ना कुछ लेवल ऑफ रिस्क रहता है जो कि अननोन रिजल्ट होते हैं। गुड मैनेजर ट्राई करता है कि भाई इसी रिस्क को हमें रिड्यूस करना है प्रॉपर डिसीजन मेकिंग लेके। फिर है डिसीजन मेकिंग इज़ अ मैनेजरियल फंक्शन, तो वन ऑफ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये मैनेजर की कि उसे डिसीजन मेकिंग करनी होती है, ठीक है। तो ये आपको फीचर्स एंड उनके एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ बजटरी कंट्रोल टेक्निक्स। तो ये आपको एक बार क्वेश्चन आया हुआ है बजटरी कंट्रोल टेक्निक्स क्या होती है। तो सबसे पहले बजटरी कंट्रोल क्या होता है, तो ये मैनेजमेंट की टेक्निक है, ठीक है, जिसे हम यूज़ करते हैं प्लान करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और कंपेयर करने के लिए अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, ठीक है, बिजनेस की। इसमें आप प्रिपेयर करते हो बजट को, फिर कंपेयर करते हो एक्चुअल रिजल्ट को उस प्लान्ड बजट के साथ, फिर करेक्टिव एक्शन लेते हो। तो बजट एक रिटर्न प्लान होता है इनकम और एक्सपेंसेस का एक स्पेसिफाइड टाइम का। तो बजटरी कंट्रोल के स्टेप्स देखें तो पहले बजट करोगे सेट, मैनेजर क्रिएट करता है एक बजट अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए। फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखोगे एक पीरियड के बाद, ठीक है, कि एक्चुअल रिजल्ट क्या आए हैं। फिर कंपेयर करोगे, ठीक है, कि प्लान जो आपने बोला था और एक्चुअल जो हुआ है उसमें कोई डेविएशन है आए हैं तो टेक करेक्टिव एक्शन, इमीडिएटली आप करेक्टिव एक्शन लोगे, फिक्स करोगे उसको, ठीक है। तो ये आपकी बता रखा है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि कॉस्ट को कंट्रोल करना है हमने, फाइनेंशियल गोल को अपने अचीव करना है, एफिशिएंसी बढ़ानी है और डिसीजन मेकिंग में भी आपकी हेल्प करता है। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखे हैं, आप इसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो यूनिवर्सल वाला फीचर आपको बताना है मैनेजमेंट का। तो इसका मतलब कि जो बेसिक रूल्स और आइडिया ऑफ मैनेजमेंट है वो अप्लाई हो सकते हैं हर जगह, हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो बिग हो स्मॉल हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी टाइप की सर्विसेज हों, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल्स है लिमिटेड नहीं है एक वन एरिया तक, एक बिजनेस तक, हर जगह ये क्या है यूज़ किए जा सकते हैं, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो स्कूल हो, ठीक है। तो ये बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में डिफरेंस बताना था आपको। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बीच का डिफरेंस की बात करें तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ऑफिशियल प्लान स्ट्रक्चर होता है जो क्रिएट किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा अचीव करने के लिए एक गोल को। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अनऑफिशियल नेचर होता है ग्रुप का, एम्प्लॉयज़ के बेसिस पे होता है, रिलेशनशिप यहाँ क्रिएट होते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन की बात करें तो इसको इंटेंशनली बनाया जाता है, ठीक है। इनफॉर्मल में क्या है ये कहीं ना कहीं स्पॉन्टेनियसली बन जाते हैं, आपको मतलब कि एम्प्लॉयज़ मिले आपके, आप बात कर रहे हो तो आपका क्या ग्रुप बन गया। पर्पज़ की बात करें तो फॉर्मल ग्रुप तो बनाया इसीलिए जाता है अचीव करने के लिए ना ऑब्जेक्टिव को। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे सेटिस्फाई होते हैं सोशल और इमोशनल नीड्स आपके मेंबर्स की। रूल्स एंड प्रोसीजर की बात करें तो रिटर्न रूल होते हैं, वेल डिफाइंड रूल होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। एंड अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे एज सच कोई रिटर्न रूल्स, नो फॉर्मल रूल्स होते हैं, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे चलता है ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स की। कम्युनिकेशन की बात करें तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, फॉर्मल चैनल्स के थ्रू होती है, लाइक रिपोर्ट्स, मीटिंग, है ना। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में तो आप कैजुअल टॉक्स करते हो। कंट्रोल की बात करें तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल एंड सुपरवाइज किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा, और अगर हम इनफॉर्मल की बात करें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की तो यहाँ पे कंट्रोल नहीं किया जाता मैनेजमेंट के द्वारा, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के प्रिंसिपल्स बताने थे आपको। तो डायरेक्शन की बात करें तो ये एक मैनेजमेंट का फंक्शन है जिसमें हम गाइड करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज़ को सो दैट अचीव हो जाए ऑर्गेनाइजेशन का गोल। अब प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो मैनेजर फॉलो करता है क्लियर इंस्ट्रक्शंस देने के लिए एंड लीड करने के लिए पीपल को इफेक्टिवली। जैसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ कमांड, एवरी एम्प्लॉय है जो उसको क्या है प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रक्शन देनी है, ठीक है, फ्रॉम ओनली वन मैनेजर से दी जाए जो भी कमांड है, सो दैट कन्फ्यूजन ना रहे, क्लियर अथॉरिटी पता हो, ठीक है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस, मैनेजर क्या है
अपने एम्प्लॉयज़ को क्लियर इंस्ट्रक्शन दे जिससे उनकी हेल्प हो जाए कि उन्हें पता लग जाए क्या काम करना है। गुड गाइडेंस इंप्रूव करती है एफिशिएंसी और मिस्टेक के चांसेस को कम करती है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। एम्प्लॉयज़ क्या है, उनको इंकरेज करो, मोटिवेट करो, ठीक है, सो दैट वो और अच्छे से काम कर सकें। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए और टू वे होनी चाहिए। मैनेजर को क्या है, ऐसा नहीं है अपने इंस्ट्रक्शन दे दिए बस, नहीं, सामने वाले का फीडबैक भी लो सो दैट पता लगे कि वो वही चीज़ समझा है जो आपने कन्वे की थी। फिर है प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन। मैनेजर रेगुलरली सुपरवाइज करे, ठीक है, काम अपने एम्प्लॉयज़ का, ठीक है, एंड ये देखे कि क्या उसने जो इंस्ट्रक्शंस दी थी वो फॉलो हो रही है, ठीक है, और अगर उसे लग रहा है कि हाँ काम अगर मतलब प्रॉपर नहीं हो रहा तो वो इंस्ट्रक्शंस दे, और अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो वो वहाँ पे भी क्या है उसको बताए। प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, गुड लीडरशिप इंपॉर्टेंट होती है डायरेक्शन में। लीडर्स इंस्पायर करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन। डायरेक्शन क्या है, शुड इनकरेज करे टीम वर्क को, कॉपरेशन को एम्प्लॉयज़ के बीच में। जब एम्प्लॉयज़ इकट्ठे काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सक्सीड होगी। तो इन शॉर्ट आप बोल सकते हो डायरेक्शन का मतलब कि आप एम्प्लॉय को बता रहे हो कि भाई व्हाट टू डू, क्या करना है, उनकी हेल्प कर रहे हो कि कैसे आप और अच्छे से इसको कर सकते हो। क्लियर इंस्ट्रक्शंस के थ्रू, मोटिवेशन के थ्रू, कम्युनिकेशन अच्छी रखोगे तो क्या है आप स्मूथली रीच कर सकते हो गोल तक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ ग्रेपावाइन। तो क्या होता है ग्रेपावाइन? ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसका मतलब अनऑफिशियल वे से क्या है आप इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो, न्यूज़ को, ठीक है, कैजुअली तरीके से, गॉसिप करके, चैटिंग करके, ठीक है, एज सच कोई प्रॉपर पाथ फॉलो नहीं कर रहे हो आप, ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो। तो अगर मेन पॉइंट्स देखें हम तो इसमें ये प्लान्ड नहीं होता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन इसमें स्प्रेड होती है क्विकली, एंड इसमें क्या है वर्क रिलेटेड है जो वो भी हो सकता है और कोई पर्सनल टॉपिक के भी ऊपर इन्फॉर्मेशन हो सकती है। फिर है समटाइम्स इन्फॉर्मेशन क्या है ट्रू होती है बट कभी कभी क्या है इनकरेक्ट भी होती है। ये हेल्प करता है एम्प्लॉय को कनेक्टेड रहने में, ठीक है, अगर उनको कोई ओपिनियन शेयर करना है तो वो कर सकते हैं यहाँ पे इजीली। एंड ग्रेपावाइन क्या है, यूज़फुल होती है अगर इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाए, ठीक है, बट अगर प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया तो जो इन्फॉर्मेशन है वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करती है। तो इन सिंपल वर्ड्स आप बोल सकते हो ग्रेपावाइन में क्या है, आप बेसिकली इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे तक पहुंचा रहे हो विदाउट एक फॉर्मल चैनल, ठीक है। फिर आपको पूछा गया था मैनेजमेंट क्या होती है, तो मैनेजमेंट हमने पढ़ लिया, इसके नेचर भी पढ़ लिया और इंपॉर्टेंस आ रही है आपको इससे 5 मार्क्स में। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग करते हो एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइजेशन की, सो दैट आप अचीव कर सको अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ करके अपने अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड हम ये बोल सकते हैं मैनेजमेंट मीन्स गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर पीपल, ठीक है, गाइड करके, यूज़ करके रिसोर्सेज बेस्ट वे में, सो दैट डिज़ायर्ड रिजल्ट आपको अचीव हो जाए। तो इसमें आप प्लानिंग करते हो, ऑर्गेनाइजिंग करते हो, है ना, तो प्लानिंग में आप ये डिसाइड करते हो क्या करना है, ऑर्गेनाइजिंग में अरेंज करते हो फिर रिसोर्सेज टास्क, लीडिंग में आप मोटिवेट और डायरेक्शन देते हो पीपल को, और कंट्रोलिंग में आप चेक करते हो कि सारी चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग हुई कि नहीं, और अगर कोई डेविएशन है तो उसको करेक्ट करते हो। तो मैनेजमेंट हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की कि वो रन करे स्मूथली एंड अचीव करे अपने ऑब्जेक्टिव्स को। तो ये थे आपके 5 मार्क्स के ऑल क्वेश्चन आंसर्स जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे ये पूछे जाते हैं। और इस वीडियो को आपको देखने के बाद ये पता लग गया होगा कि किन टॉपिक्स को आपको 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो अभी तक देख रहा है वो वीडियो को लाइक करके जाए एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सो दैट आपके रिस्पांस के बेसिस पे सेक्शन बी और सेक्शन सी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो लाई जाए, एंड अदर जो आपके सब्जेक्ट है उन पर भी वीडियोस लाई जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक करके शेयर भी करना है। और अगर किसी को नोट्स बाय करने हैं इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेक्शन वाइज के, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी के 15 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।